मत कहो आकाश में कोहरा घना बोलेगी। नमस्कार सब आप सब लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। खैर मैं अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में था, उससे पहले बहुत सारी जगहों पे रहा, लॉकडाउन में घर पे रहा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा ढूंढ रहा होता हूँ जिंदगी में कि मैं कहाँ सबसे अच्छा फिट हो जाऊँगा, मेरे कहाँ लगने से ये पूरा पुर्जा या मेरे आसपास का कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो वही मैं ढूंढ रहा था। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, मुझे कविता बहुत पसंद है, मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं खो जाता हूँ कविता में। मतलब ऐसा है कि मैं स्कूटी पे चलते हुए, अभी मैं पिछले दिनों गोवा में था कुछ काम से, तो स्कूटी पे चलते हुए मैं एक लोकगीत है, आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, कहावत तो लगी जाए घर से, वो मैं गा रहा था। और मैं इतना डोल रहा था कि गोवा में कुछ लोग आके मुझे साइड में रोक के पूछे कि यार तूने कहाँ से लिया है, ये जो भी लिया वो मेरे को भी दे। तो इतना नशा है कविता में, हर एक शब्द में, हर एक साउंड में, मैं उसमें पागल हो जाता हूँ। और मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं उसको कहीं ना कहीं कविताएं सुनाता चलता हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश, मुझे लगा कि हम उस जगह से आते हैं जहाँ पे माँ बाप नहीं मिलते, तो बच्चे मिलते हैं जिनको बड़े होकर पालना, समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बहुत बार, कई बार उठा के लाना पड़ता है, नशे करके सोए अपने दोस्तों के साथ कहीं ग्राउंड में, और उठा के लाना पड़ता है। तो वहाँ परवरिश की उम्मीद भी करना थोड़ा सा नाजायज हो जाता है। मुझे ऐसा लगा कि किस्मत से मेरे आसपास कविताएं किसी न किसी तरह से मुझे आके टकराती रहीं, और वो कानों में पड़ती रही, और मैं याद करता गया, और फिर मुझे उसमें मजा आने लगा। अब मैं वही करता हूँ, मैं जिससे मिलता हूँ उसको कविताएं सुनाता हूँ। और मुझे लगता है कि बातें कम की जाए, कविताएं ज़्यादा सुनाई जाए। जैसे एक मिसरा है, पूरा शेर तो मुझे याद नहीं सर, लेकिन उसका था कि या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। तो खामोशी मुझे अच्छी लगती है, खामोशी सुनना बहुत पसंद है। इसलिए भी सर मुझे कविता बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है जब कविता खत्म होती है ना, तो एक बहुत गहरी खामोशी सुनाई देती है, और बहुत जोर से सुनाई देती है, और थोड़ी देर तक रहती है। एक कविता की पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, उत्तेजित, उन्मादित, अनुनादित, अवसादित कणिका, ऐसा कुछ कर रहे हैं कविता। तो खैर मैं बातें कम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं कविता के बारे में बैठ के सोचता रहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, द साइंस ऑफ पोएट्री, इसमें क्या जादू हो रहा है। और फिर मैं कुछ थ्योरी बनाता हूँ और उनको लोगों से बात करता हूँ कैसा सही है या नहीं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको एक कविता खत्म होगी, मैं कविता सुनाता हूँ, कविता खत्म होगी, उसके बाद एक खामोशी सुनाई देगी। आप लोग अगर कोई भी शोर नहीं करेगा उसके बाद, ताली ना हो जाए, किसी भी तरह का शोर ना हो, या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो खामोशी में, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि खामोशी सुनाई है। कविता मैं सुनाता हूँ, इसी किताब की कविता है, पहली कविता, वास्तविक काम। एक सड़क पर खून है, तारीख तख्ता जून है, एक उंगली है पड़ी और उसपे जो नाखून है, नाखून पे है एक निशान। अब कौन होगा हुक्मरान जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी तब थी वहां। फिर क्यों पड़ी है खून में, फिर क्यों पड़ी है खून में, जिसमें इसका है कहां, मर गया के था ही ना। कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां, कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां। कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या, कौन करता था वकालत, फैसला किसने दिया, या कोई धर्मात्मा था, धर्म के रक्षक थे क्या, धर्म का उपदेश क्या था, कौन थे वो देवता। ना पुलिस, ना पत्रकार, नागरिक हूं जिम्मेदार, मेरे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे, है सड़क पर खून क्यों, वो लोग आखिर कौन थे। आदमी छोटे हैं साहब, आदमी छोटे हैं साहब, हम कपड़ के बीच में, हम बचाने भी गए थे, 3 पड़ोगे खींच के मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे कर दी खड़ी, 8-10 लौंडे लपाड़े, लाठियां इतनी बड़ी, गाली दे के ना पूछा, पेट में घुसा दिया, आधमरा वो गिर पड़ा, फिर दे दो लाठियां, पांव की हड्डी मिटा दी, मांस की लुगदी बना दी, खून तो इतना के हमसे देखा ना गया। सब एक उनमें होश में था, एक उनमें होश में था, जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली। आखिरी था बार जिसका, उनका वो सरदार था,
आखिरी था बार जिसका, उनका वो सरदार था, उसने ही सबको बताया जो मेरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो गर जूतियों की नोक पर, सर पे ये चढ़ जाएंगे ये कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरान होगा इन्हीं का, आग मुतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। हम तो खुद डर गए थे साहिब, हम तो खुद डर गए थे साहिब, खौफ उनको था नहीं, किस नस्ल के लोग थे वो कुछ समझ आया नहीं, ना कोई इंसान उनमें ना कोई था आदमी, साथ मिलकर शेर बन गए, घीदुओं की भीड़ थी, सब नोच खाने की तलब थी, जानवर तासीर थी, हाथ में थी लाठियां तो भैंस भी उनकी ही थी, और ये कोई जुमला नहीं है साहब, ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पर खून है, पूछो इस उंगली से तुम क्या यहाँ घटना घटी, जुर्म इसने क्या किया था जिससे ये क्यों घटी। मैं तो समझा मर चुकी है, उंगली में पर जान थी, स्याही उस नाखून पे जो देश का सम्मान थी, बोली अब क्या चाहिए वोट था दे तो दिया, बोली अब क्या चाहिए वोट था दे तो दिया, जी रहे थे कैद में मौत दे दी शुक्रिया, नाखून पे जमहूरियत है जम गया है खून भी, अरे आप ही तो हो अदालत आप हो कानून भी, आपसे कैसी शिकायत आप तो हैं नींद में, आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में, 100 में से कर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को, 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को, कीजिए इस पर बहस सब पैनलों में बैठकर, क्या हुआ मोहन का वादा है कहां हम बैठकर, सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना, तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटियां, असलियत से बेखबर हो शहरी हो दिल्ली से हो, तुम असलियत से बेखबर हो शहरी हो दिल्ली से हो, एक हिदायत दे रहा हूँ सोच कर बोला करो, तुम सवालों से भरे हो क्या तुम्हें मालूम है, भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है, तुम सवालों से भरे हो क्या तुम्हें मालूम है, भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है, तफ्तीश करने आए हो खुल के कर लो शौक से, फर्क पड़ता ही कहाँ है एक दो की मौत से, 4 दिन चर्चा उठेगी डेमोक्रेसी लाएंगे, 5वें दिन भूल कर सब काम पर लग जाएंगे, तुम काम से ही काम रखना, तुम काम से ही काम रखना, हाँ मगर ये याद रखना कोई पूछे कौन थे, बस तुम्हें इतना है कहना, भीड़ थी कुछ लोग थे, फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले क्या हुआ किसने किया, फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले क्या हुआ किसने किया, सोच के उंगली उठाना, कट रही हैं उंगलियां, बात को कुछ यूं घुमाना, नफरतों का रोग थे, धर्म ना कोई जात उनकी, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग थे। ऊपर से जाके सब कलेक्ट होके वापस नीचे आते हैं एक साथ, ये फीलिंग मुझे बहुत पसंद है। जब मैं नुक्कड़ नाटक करता था, मैं सुना आप लोगों को आवाज आ जाएगी ना, शायद आ जाएगी, आर्टिफिशियलिटी आती है साहब इसके अंदर से। मैं नर्मदा के घाट पे रहता हूँ, वहाँ पे मैं एक दिन बैठ के अपने किनारे में कहीं अंधेरे में बैठा तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ सुनाई दी मुझे, और उससे मुझे धर्म को थोड़ा सा समझने की, मतलब जो आइडिया था उसको समझने की गुंजाइश समझ में आई। वहाँ पे आजकल मतलब माइक लेके, मतलब वहाँ पे हमेशा ही थोड़ा सा मिनी बनारस कहते हैं उसको, तो 8 10 15 लोग ऐसे रोज आरती के टाइम पे आते हैं, सब साथ में गाते हैं, सबको याद है नर्मदा स्टार्ट 1500 साल पहले, किसी को मतलब नहीं पता लेकिन याद सबको है, क्योंकि उसमें नर्मदा का एसेंस आता है, सब लोग साथ में गाते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि अब पंडित जो है या जो भी एक आदमी माइक लेके रखा है, उसका स्पीकर लगे तो आर्टिफिशियल साउंड आ रहा होता है पूरे टाइम, और सब साथ में धीरे धीरे गा रहे होते हैं, वो साउंड दब जाता है। लेकिन जब वो उसकी सांस रुकती है, क्योंकि वो अकेला गा रहा है तो उसकी सांस टूटती है, जब भी वो गा रहा है वो जब सांस टूटती है सब, क्योंकि स्पीकर पे आवाज नहीं आती तो सबका यूनिसन सुनाई देती है, और वो इतना सुंदर लगता है सुन के कि ये सब लोग जुड़े हुए हैं और ये एक अकेला है। वो एसेंस जब मुझे सुनाई देता है तो मुझे जुड़ाव की, और इसीलिए जब भी आर्टिफिशियल आता है तो मुझे थोड़ा सा उसका रिपल्शन आता है। खैर मैं इसकी बात कर रहा था कि वो आखिर में जो सन्नाटा सुनाई दिया ना थोड़ी देर, वो मुझे बहुत अच्छा, मैं ऐसे कोशिश करता रहता हूँ बाकी सारी कविताएं जितने भी पढ़ता हूँ
और ये तो खैर इस कविता की मुझे लगता है यूपी में सुनाने का एक तरह की जिम्मेदारी है, इसीलिए। वरना मैं कोशिश करता हूँ कि जितने हमारे राइटर हैं बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई हैं जो कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत लकीली मिल गई। और मुझे मालूम है मैं जिस जगह से आता हूँ हमें कभी किताबें नहीं मिली पढ़ने को, हमें बहुत लेट कॉलेज में जाके समझ में आया कि अच्छा कोर्स के अलावा भी बुक्स होती। तो गुलजार साहब, राहत पश्मीने की, बशीर बद्र साहब, भोपाल के हैं, कोई पढ़ने नहीं मिला। जगजीत सिंह साहब गाया करते थे उस टाइम पे। मेरी दीदी जो है मेरे से बड़ी हैं, वो 11 साल बड़ी हैं, तो जब वो कॉलेज में थी तब उस टाइम में बहुत कूल होता था गजल सुनना, तो पूरे टाइम गजल बजाए रखती थी घर में। एक रेगुलर जो कैसेट आती थी उसमें, और उस कैसेट के साथ कुछ कुछ लिखा भी आता था। कई बार स्क्रिप्ट अफसोस एक एल्बम आया था जावेद अख्तर साहब का, उसकी गज़लें और उसकी नज़में लिखी, बहुत खूबसूरत नज़म पढ़ने को मिली थी मुझे। इसे इधर बात अगर आप सुने तो मैं बस ऐसे ना सुनाता चलूँगा कविताएं, अगर आप आ गए आप मेरी रेंज में आ गए। मैंने जैसा आप एक दिन तो मैंने एक ऑटो वाले को पकड़ा था, तो वो ऑटो चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, तो मैंने उसको करीबन 15 मिनट चला। तो खैर जावेद साहब का जो सोज एल्बम था वहाँ से बात निकली थी। वहाँ पे एक बहुत 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 अच्छी प्रेम कविता थी। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। कमबख्त भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक लफ्ज़ जो हमने कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब कुछ जो कभी हुआ ही नहीं। मुझे है याद वो सब कुछ जो कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तो ये आलम है दिल का तो कोई समझा नहीं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। ये जब जिंदगी में मेरे साथ हुआ लेकर स्टेज में, पहले तो मुझे याद था, पर जब मेरे साथ हुआ इसकी तरह तो मुझे इसका इमोशन समझ में आया। और मुझे लगता है जब भी हम इमोशन समझते हैं, किसी से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, तो इंसान समझ में आता है, इंसानियत समझ में आने लगती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यही एक तरीका है मेरा जीने का। इसकी मैं ये नहीं करूँ तो मैं सांस नहीं ले पाता अगर मैं बहुत देर तक किसी को कविताएं ना सुनूं। मैं निकला था, अभी मैं दिल्ली में था, तो मैंने ऐसा इंस्टाग्राम पे लोगों को बुलाने की कोशिश की कि मैं लोधी गार्डन जा रहा हूँ, जो भी आ जाए, मतलब आई नीडेड टू सर्वाइव, हेल्प आर्टिस्ट सर्वाइव, लिसन टू पोएट्स, जस्ट सुनने आ जाओ। खैर वहाँ पे भी 8-10 लोग मैंने इकट्ठे कर लिए थे, उनको मैंने पढ़ सका। खैर बातें तो करते रहेंगे। इस किताब के अंदर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं हर चीज़ को एक सोशल एक्सपेरिमेंट देखता हूँ। फेसबुक पे क्या चल रहा है, लोग न्यूज़ में क्या चल रहे हैं, ऐड क्यों दिखा रहे हैं, ये ऐड मुझे क्यों दिखाया इसने, ये मेरी प्रोफाइलिंग किस तरह से कर रहा है। तो हर चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको अगर मैं जैसे कि हम आजकल ऑनलाइन हर जगह पे प्रोफाइलिंग हो जाती है, सबको पता हो जाता है कि अच्छा तुमको क्या खरीदना है, उसके ऐड आने लग जाते हैं। तो मैं उनको जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ कि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर दूंगा बिना बात के कि उसको लगेगा कि ये वाला चीज़ है, और फिर मैं ऐड देखता हूँ तो मुझे पता चलता हाँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि मैंने अभी इसको सर्च किया था और अब मुझे यहाँ पे ऐड आना। खैर तो इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि नवरस का नाट्य शास्त्र में कॉन्सेप्ट था, उसमें एक वात्सल्य रस की एक बात और जोड़ के मैंने 10 रस इसके अंदर इकट्ठे करने की कोशिश की, अलग अलग शैलियों में कविताएं। और मैं देखना चाहता था कि सोसाइटी का इंक्लिनेशन किस तरफ है, कौन से 3 रस हैं जो अगर आपको चुनने मिले तो आप कौन से 3 रस चुनेंगे। जैसे मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ आपकी 5 सेंसेस हैं, तो उसमें आप किसको प्रेफर करते हैं, मतलब किस ऑर्डर में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अगर छोड़ना पड़े एक एक करके तो कैसे छोड़ेंगे। तो इस तरह से मुझे लोगों को और कॉन्शियस को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और कलेक्टिव कॉन्शियस को समझने में। मैंने एक बार कभी किसी से कही थी बात की, कलेक्टिव कॉन्शियस बनाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है कविता बनानी थी, वो जो आरती गाने वाली बात है, कलेक्टिव कॉन्शियस जहाँ क्रिएट होती है वहाँ पे लोग जुड़ पाते हैं और इंसान एक अकेलेपन के साथ पैदा होता है। मैं बहुत दिन एक दिन ये सोचा, मैं मेरा एक दोस्त है, उसका शेर है कि जितने बक्से खोलो उतने बंद करो, वरना खो जाओगे भूल भुलैया में। तो मैं बात करते करते ऐसा लगेगा कि ये तो अब कहाँ की बात है, ये तो कहाँ की बात है, पर मैं कोशिश करूंगा जितने बक्से खोलो उतने बंद करूँ। सो मैं कह रहा था, मैं काफ़ी दिन बहुत खाली बैठा, मैं ज़िंदगी में तो बहुत खाली बैठा, और मुझे पता चला कि टू डू नथिंग इज़ दी बिगेस्ट टास्क। बहुत मुश्किल होती है, ऐसा लगता है कि अब क्या कर दूँ, कहाँ थोड़ी देर स्क्रॉल कर दूँ, कि थोड़ी देर क्या कर दूँ। दिमाग को खाली छोड़ने में बहुत भागा मेरा दिमाग।
खैर, तो अकेलेपन की बात मैं थोड़ी देर से करता हूँ, उसके बारे में मैं, लेकिन इस किताब में मैंने कुछ 10 रस इकट्ठे करने की कोशिश की। मैंने क्या की, एक शेर था साहब कि चलेगा जल्दी सुना। उठाकर फूल की तरह किसी डाली लगा मुझको, उठाकर फूल की तरह किसी डाली लगा मुझको, हवा एक पल बहारों की हरी वाली लगा मुझको, कोई आया नहीं देने कभी भी खा दिया पानी, कोई आया नहीं देने कभी भी खा दिया पानी, मुझे जो काटने आया वही माली लगा मुझको, कोई आया नहीं देने कभी भी खा दिया पानी, मुझे जो काटने आया वही माली लगा मुझको, कहाँ तक सांस ले कोई बिना मकसद जिए कब तक, कहाँ तक सांस ले कोई बिना मकसद जिए कब तक, किसी का पेट ही भर दूं किसी थाली लगा मुझको, नहीं होता अगर मैं भी यहाँ होता, नहीं होता अगर मैं भी यहाँ होता, नहीं होना मेरे होने से घर मेरा बहुत खाली लगा मुझको, बिना जाने बिना समझे मेरी परवाह करता है, बिना जाने बिना समझे मेरी परवाह करता है, दुआ मत दे मुझे पागल नजर का ही लगा मुझको, उसे लौटा दिया मैंने मेरी तकदीर का सिक्का, उसे लौटा दिया मैंने मेरी तकदीर का सिक्का, यकीनन था बहुत महंगा मगर जाली लगा मुझको। और ये शेर मैं सुनाना चाह रहा था कि मुकम्मल है सुखनवर एक जो लिखवाता है हम सबसे। मुझे लगता है कि शब्द तो जमे जमाए हैं, ये शब्द तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको एक तारतम्य में किसी ने पहले ढूंढ दिया। आप डिस्कवर कर सकते हो कविताएं, इन्वेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कविताएं तो हमेशा है, वो जो सही रिदम, सही राइम, एक जो तारतम्य है, जो क्रम है शब्दों का, वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, आप पहले ढूंढते हो। तो कि मुकम्मल है सुखनवर एक जो लिखवाता है हम सबसे, वही जो था कभी गालिब वही हाली लगा मुझको। तो मैंने तो नहीं लिखी ये सारी, लेकिन मैंने पेन डाउन किया और मैंने समझी है, इन पे, इन कविताओं पे मैंने समय दिया। तो आप मुझे 9 रस में से या 10 रस में से, 10 भी मुझे वात्स्य रस की कविता याद नहीं, इसलिए मुझे देख के पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाकी आप कोई भी रस की कविता बताइए, आप उसमें से चूज करते हैं, देखते हैं कि किस तरफ इस रूम का डेमोक्रेसी भागता है, कौन से रस पे हम इस वक्त सुनना चाहते हैं, हम क्या पसंद करेंगे, हम श्रृंगार सुनेंगे, हम वीर रस की कविताएं सुनेंगे, या हम आश्चर्य अद्भुत रस की तरफ जाएंगे, या हम हास्य रस की तरफ आएंगे, या फिर हम करुण की बात करेंगे, या फिर हम घृणा की बात करेंगे, विभत्स की बात करेंगे, या फिर रौद्र की बात करेंगे, या फिर भयानक की बात करेंगे, कहाँ जाएंगे। मैं आपसे मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, वरना ऐसे चल रहा है जैसा आप करेंगे, मैं तो सुनाने हैं और आप लोग में मदद किया है, मैं बताइएगा। मैं अक्सर ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ पर हमेशा फेल होता है, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं देता। बट मुझे आज इस एटमॉस्फेयर में लगा कि शायद यहाँ पे, क्योंकि किताबों के बीच है, तो ऐसी बात की जा सकती। बताइएगा, हंसना चाहेंगे, गुस्सा चाहेंगे, डर चाहेंगे, या घृणा चाहेंगे। बहुत जघन्य कविता एक है जो कि मैंने आज इनको सुनने में तकलीफ होती, घिन आ जाती है यार, घिन आ जाती है, बहुत गंदा, मेरे दिमाग खराब हो जाता है उसको लगना पड़ता। तो वो तो आप ना ही सुनाइए, ना सुनाइए, आप श्रृंगार सुनाइए, श्रृंगार सुनाइए, वो वाकई मत सुनाइए। जुगुप्सा वाली कविता है हमारे यहाँ स्वीकार नहीं, खासतौर पर हमारी परंपरा में। किस बात गुस्सा है तो किस बात पे है, ये भी तो बात है। अच्छी बात हो, खाली गुस्सा है ये तो काफी नहीं है, खाली विभत्स भी जो है किस बात किस बात की, किस बात की, ये भी महत्वपूर्ण है। मानवीय चेतना बस अपने आप में शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उसका कंटेंट जो है, वो कंटेंट हमको किसी रस के माध्यम से हम तक पहुंचे। कंटेंट चलिए मैं रौद्र के माध्यम से कोशिश करूंगा, मैं गुस्से के माध्यम से, लेकिन बात सही है। नहीं ठीक है, जो भी आप सुनिए, बाकी आपकी जो महारत हो इसमें आप अपने को सहज पाते हैं, हम लोग तो बाकी हम लोग सब सुने। मैं तो सब बात करने में फंसा है। नहीं, आप वो जो डायलॉग होता है, जिस रस में आप सुना रहे थे बड़ा आनंददायक है, वो आपको मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए तो फिर मेरे मुझे ये लगता है कि ऐसा कभी शेर ऐसा लिखा भी था कि हमेशा ही बिना वजह बहुत गुस्से में होता हूँ, लगी थी आँख गुस्सा था, खुली आंखें तो गुस्सा हूँ, मेरे हाथों में बेचैनी, मेरे पैरों में पागलपन,
कोई होता तो पिट जाता, गनीमत है कि तन्हा। और एक गुस्सा है अंदर। कविता का नाम है कोई कितने दिन चुप रह सकता है, कोई कितने दिन चुप रह सकता है, कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है। कोई कितने दिन चुप रह सकता है, कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है। कितने दिन कुछ ना बोले तो छा जाती है खामोशी, कितने दिन की खामोशी को सन्नाटा कह सकते हैं। कितने दिन की भूख में उड़ जाती है खुशबू खाने की, कितने दिन की भूख में उड़ जाती है खुशबू खाने की, कितने दिन में पानी का भी स्वाद समझ आ जाता है, कितने दिन में दिख जाती है अंधियारे की परछाई, कितने दिन में रोशनी आंखों को चुभने लगती है। महसूस किया जा सकता है एहसास न होना कितने दिन, महसूस किया जा सकता है एहसास न होना कितने दिन, कितने दिन में जख्म के ऊपर पपड़ी जमने लगती है, दर्द जिस्म से उठकर ज़ेहन तक जाता है कितने दिन, कितने दिन में कह सकते हैं पहले से अब बेहतर है। कहते हैं कि 21 दिन में आदत लग ही जाती है, कहते हैं कि 21 दिन में आदत लग ही जाती है। आदत की आदत लग जाने में लगते हैं कितने दिन, कितने दिन तक याद रखा जा सकता है आदत लगना। आदत की आदत की आदत की आदत कब लगती है, 22 दिन तक फैला होगा सन्नाटा ही सन्नाटा, 23वें दिन आवाजों से नफरत हो जाती है क्या, खौफ मसलसल होगा 24 दिन तक अंधी ताकत का, 26वें दिन की चाहत ना होगी क्या, 25वें दिन दुनिया से जुड़ने के जरिए ना होगा 27 दिन, 28वें दिन इंसानी फितरत मर जाती है क्या, 29 दिनों तक झूठ कहा जाएगा चिल्ला चिल्ला कर, 1 महीना होते होते कितना सच हो जाता है। 1 महीने से खिड़की से धूप नहीं आती है, 1 महीने से खिड़की से धूप नहीं आती अंदर, 1 महीने से घर को भी जेल कहा जा सकता है, 1 महीने से तकलीफें पहले से कम लगती हैं, 1 महीने से लगता है जैसे भी है जिंदा है, 30 दिनों से खुशहाली है पिंजरे के हर कोने में, 30 दिनों से मुश्किल है बीमारी मौत अलग करना, 30 दिनों से कोई जनाजा निकला नहीं तरक्की है, 30 दिनों से पाबंदी है लाशों को दफनाने की, 30 दिनों से बच्चे हंसते हंसते पैदा होते हैं, 30 दिनों से बच्चे हंसते हंसते पैदा होते हैं। ताकत ने फरमान दिया है खुश रहना अब लाजिम है, कुछ दिन तक अगर सांस ना आए तो भी परवाह मत करना, कुछ दिन तक अगर कैद रहो तो आजादी मिल जाती है। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, सारा मुल्क ये कहता है। वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, अरे वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों, फिर वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से, वैसे भी आदत है पिछले 70 एक कविता है इसमें, प्रत्येक बुद्ध। मुझे ऐसा पता चला, मैंने पढ़ा तो नहीं पर मुझे पता चला कि 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रत्येक बुद्ध और एक बोधिसत्व, कि जो निर्वाण को प्राप्त कर गया वो प्रत्येक बुद्ध, जो मोक्ष प्राप्त कर गया वो प्रत्येक बुद्ध, और जो वहाँ पे जाके वापस आ गया कि मैं सबको लेके आऊँगा और सब एक साथ मोक्ष प्राप्त करेंगे, वो ऐसा कुछ सुनने में आया। मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि मेटाफर तो बहुत अच्छा। खैर एक ये कविता थी। एक इमारत है, कभी नई थी जवान थी, अब बूढ़ी हो गई। इमारत की छत है,
छत पे पानी की टंकी, पानी जो जिंदगी देता है, गंदगी धो देता है, इस टंकी में भर जाता है, यहीं से पूरी इमारत में जाता है। छत से टंकी की छत लगभग लटकती जंग खाई एक सीढ़ी से जुड़ी है। इसी पे संभल संभल के कदम दर कदम चल के मैं इमारत के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गया। इमारत लगभग नीचे रह गई है, चिंता लगभग पीछे रह गई है। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, खुद को और ऊंचा उठाना शुरू किया, पलकें बंद कर आंखें खुली रखी। एक अंधेरा देखा जिसमें कुछ नहीं दिखता है। ये कुछ नहीं कोई कब तक देखता है? यह देखने के लिए मैं वो अंधेरा देखने लगा। आंखों के बीच या शायद दिमाग में कहीं एक दर्द उठा, अजीब सा दर्द। अजीब इसलिए कि वो दर्द जैसा नहीं था, न किसी चोट की चीख थी, न मांसपेशी की थकान, बस दर्द था, नएपन का, जैसे अरसे बाद कोई नींद से उठा। खैर मैं घबराया नहीं, दर्द को होने दिया। अंधेरे में नजर को ठिकाना नहीं मिलता तो उसे यूं ही भटकने दिया। मैं देखना था कि नजर कहां तक देख पाती है, किस हद पे जाके आंखें हार जाती है, पर आंखें नहीं हारी, दर्द हार। एक जरा बर्दाश्त के बाद आदत सी लग गई उसकी। फिर उसके बाद अंधेरा नहीं था, लाल सा रंग था, नारंगी सा रंग, जैसे खून में पानी मिलाया। इसी ख्याल के साथ आवाज आई, टप टप, जैसे पानी में पानी गिराया। टंकी में पानी भरने लगा था, ध्यान फिर से भटकने लगा था। मैंने फिर से ध्यान लगाया और जोर से। इस बार उस अंधेरे लाल रंग के पार देख पाया। इमारत बहुत पीछे रह गई, जमीन बहुत नीचे रह गई, लेकिन अब मैं जहां था वो आसमान नहीं था। लेकिन अब मैं जहां था वो आसमान नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं हूं कहां, हूं भी कि नहीं। कुछ देर उसी शून्य में बैठा रहा। असल में बैठा नहीं था, ना ही खड़ा था, बस वहां था, बेवजह, जिंदगी की तरह। न कोई सवाल था, न जवाब की जरूरत। उस लम्हे में ये इमारत मुझे याद भी नहीं आई, जैसे तुम भी भूल गए। ये किस्सा तो इमारत का। यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है। जवाब जिंदगी के जमी पे नहीं मिलते, वो तो खुदा से मिलते हैं। और खुदा से मिलके जमी की इमारत किसे याद है? सोच रहा हूँ कि क्या सुनाऊं, रुक जाऊं, कुछ और सुना दूं। अब स्टार्ट। एक कविता आपको सुनाना कविता भी है, पर मैं चाहता नहीं था कि पास वॉल्यूम कम करके क्या भाई कौन खैर मेरे घर में मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और मेरे पिताजी अक्सर ड्यूटी के लिए बाहर रहते हैं, तो मैं उनके बीच में पाला पड़ा। और करीबन 2-3 साल की उम्र तक, तो काफ़ी देर तक मैंने बोलना सीखा। मुझे जेंडर थोड़ा लेट समझ में आया। मैं कहता था मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरे आसपास लैंग्वेज ही वैसे। परवरिश की गलतियाँ, मुझे लगता है कि इस वक्त मैं एक वॉन्डर कॉक साइंटिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है, उनकी किताब है द बॉडी हील्स, और उसमें भी इस बारे में काफ़ी बात की कि
पेरेंटिंग अगर सही हो रही है, अगर सिर्फ उनका आर्गुमेंट है कि सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज अगर रोक लिया जाए तो भी क्राइम रेट बहुत रैपिडली नीचे आ सकता है। तो पेरेंटिंग पे बहुत मुझे लगता है कि एक नए भारत में पेरेंटिंग पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं इस बारे में भी मतलब यही सोचता रहता हूँ कि इस वक्त मुक्ति बोध पे कृष्णा सोतनी जी ने किताब लिखी है एक व्यक्तित्व सही की तलाश। तो मैं वो सही व्यक्तित्व तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए कि कैसा होना चाहिए इस वक्त का एक 30 साल का लड़का इस वक्त का कैसा होना चाहिए, उसके क्या आदर्श होने चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, उसका सही गलत क्या होना चाहिए। तो वो व्यक्तित्व मैं तलाशने की कोशिश करता हूँ। खैर इस व्यक्तित्व में बहुत सारी परेशानियाँ आई। इस कविता को मैंने अलग अलग नाम दिए। कभी कहा रेजिंग ऑफ एन एनिमल, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर एक जानवर पल रहा होता है जिसको मैं पूरे टाइम रोक के रखता हूँ कि परेशानी बहुत पूरा सच हो जाने में हमेशा डर लगता है कि खुद से बहुत अजीब सा डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाया तो ऐसा कुछ। एक ऐसा कभी लिखा भी था कि रोशनी जाने लगी तो डर लगा मुझसे मुझे, रोशनी जाने लगी तो डर लगा मुझसे मुझे, रात गहराने लगी तो डर लगा मुझसे मुझे, नूर वालों देख लो खुर्शीद को मैं खा गई, नूर वालों देख लो खुर्शीद को मैं खा गई, खौफ बैठाने लगी तो डर लगा मुझसे मुझे, बाल से बादल बने हमले पे आई तीर की, बाल से बादल बने हमले पे आई तीर की, बिजलियां शाने लगी तो डर लगा मुझसे मुझे, जिस्म से लपटें उठी खुद पर मेरा काबू नहीं, जिस्म से लपटें उठी खुद पर मेरा काबू नहीं, आग समझाने लगी तो डर लगा मुझसे मुझे, चाहता था भेजना मैं दूर तक आवाज को, चाहता था भेजना मैं दूर तक आवाज को, लौट के आने लगी तो डर लगा मुझसे मुझे। खुद से डरता हूँ। खैर मैं जो कविता आपको सुना रहा था इसको अगर तुम सच बता देते भी इसमें कहा गया है, जैसे के नाम ये भी थोड़ी कर दो, हम इधर से निकल के ना वहां से निकल हाथ से निकल के बाहर। बचपन में सही और गलत सिर्फ सवालों के जवाब होते थे, बचपन में सही और गलत सिर्फ सवालों के जवाब होते थे, सवाल पूछना या जवाब ढूंढना गलत और सही नहीं था। ये बात तब की है जब मैं आदमी नहीं था। जब मैं आदमी नहीं था तब मैं सोचता था माँ नाराज है, खाना निकाल कर नहीं देती, दीदी बीमार है, पानी भी उठकर नहीं लेती, सबके सब बैठे बस मुझे उठाते हैं, पापा रोटियां कितनी मोटी बनाते हैं, मैं उनको खा नहीं पाता तो मुझको डांट पड़ती है कि घर की औरतें मुझ पे बिना कारण बिगड़ती हैं, मुझे कहती हैं ये लड़का बहुत नखरे दिखाता है, तुम्हारा पानी भरने में मेरा बेब लेट जाता है, मैं अगले ब्रेक में दूंगा, मैं अगले ब्रेक में दूंगा, जरा सा तो सब्र कर लो, अगर इतनी जल्दी है तो उठकर वो तुम ही ले लो, अगर मैं खाली बैठा हूँ सुबह से तुम भी हो लेटी, अगर बीमार हो इतनी दवाई क्यों नहीं लेती। मुझे माँ सीख देती थी अगर चूल्हे महतराइन किचन से दूर रहती हैं हमारी लड़कियां कुछ दिन। मैं कहता था कि ऐसा क्यों कि मंदिर भी नहीं जाती, मुझे पहलाने लगती थी, कभी समझा नहीं पाती। दीदी से पूछो तो पिटता था, दीदी से पूछो तो पिटता था, गनीमत है कि छोटा था, बड़ा होता तो रख के देता है, मुझे बच्चा समझते हो, उस दिन क्या मंगाया था जिसे छुप कर बदलते हो, मुझे दिखता नहीं लेकिन मेरी आंखें नहीं है क्या, मुझे पप्पू नहीं आती, मुझे पैकेट नहीं दिखता, मैं मम्मी को बता दूंगा, मैं मम्मी को बता दूंगा, मेरी धमकी पे हंसते हो, बड़ा होके समझ लूंगा मगर तुम भी तो छोटे हो, तुम्हें कैसे समझ आया, तुम्हें किसने बताया है, ये कैसा राज है घर में जो बस मुझसे छुपाया है, अगर है औरतों का कुछ तो पापा क्यों समझते हैं, अगर है औरतों का कुछ तो पापा क्यों समझते हैं, बिना बोले थके हारे किचन का काम करते हैं, मुझे उन पे दया आती मगर मैं कुछ नहीं कहता, मैं किससे पूछूं ये सब कुछ, यही बस सोचता रहता, मुझे डर भी लगा रहता कोई डेंजर बीमारी है, मुझे डर भी लगा रहता कोई डेंजर बीमारी है, महीने 5 दिन ही पर कई सालों से जारी है, मैं ठाकुर जी मिलाता था, मैं उनसे मांगता था कि मेरी बहनों मेरी माँ की बीमारी ठीक बस कर दें। बहुत मासूम परवाह, बहुत मासूम परवाह थी, मगर परवाह तो थी सबकी, बड़े होकर भी तुमने क्यों नहीं परवाह के बच्चे की, बेचारा किस कदर भटका, न जाने क्या क्या ना देखा, जो सच तुमने छुपाया था वो उसने खुद कहीं सीखा, बहुत जिद्दी है वो बच्चा, उसे डर भी नहीं लगता, गया है उन जगहों पर जहाँ जाया नहीं जाता, अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ परछाई खो जाती, वहाँ तक रोशनी छोड़ो, वहाँ खुशियाँ नहीं जाती, अरे सुन लो समझदार,
अरे सुन लो समझदारों, मैं थक जाता हूँ कह कह के, अंधेरे की वो तन्हाई कोई बच्चा नहीं देखे। मेरे घर के बड़े लोगों, मैं तुमसे सच कहूँ एक तो, मेरे घर के बड़े लोगों, मैं तुमसे सच कहूँ एक तो, तुम्हारी सोच छोटी है, मैं उतना था नहीं छोटा। अगर तुम सच बता देते मैं बेहतर आदमी होता। अगर तुम सच बता देते मैं बेहतर आदमी। सर इसे बीभत्स से रस की कविता कह सकते हैं? इस ये जो भी सुनाई नहीं, मुझे तो बहुत जी इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा। तो देखिए ये तो अभी मैं मतलब क्योंकि बात हुई मैं अपनी अपनी कविता सुनाता हूँ, लेकिन जो ओवरऑल जिसके लिए मैं लखनऊ आया या जिसके लिए मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अभी इसके बाद मैं अहमदाबाद, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का नहीं, सड़क पे कविताएं सुनाने का कल्चर क्रिएट करते हैं। एक ऐसा भारत का मैं इमेजिन करता हूँ जिसमें सड़क पे चल रहे हूँ और हर हर गली नुक्कड़ में, हर चौपाल पे लोग बैठ के कविताएं सुना रहे हैं। जिसमें कुछ लिटरेचर जब जबान पे आ जाएगा, हमारा ओरल लिटरेचर का ट्रेडिशन, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। और वो उसके लिए मैं करना चाहता हूँ। और जैसे सक्सेना साहब की कविता, मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, चाहा जरूर। तो मैं उसके लिए जितने लोगों से मिलता हूँ आजकल उनको बताता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है। अब उसके लिए क्योंकि मैंने अपना जो भी, मैंने नौकरी कभी नहीं की और मैंने कोशिश की कमाने की, मेरे से हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो मनी माइंडनेस है ना, मुझे ऐसा समझ में आया कि जो LPG रिफॉर्म 92 में हम लोगों ने किया है, उसके असर अब हमारे कॉन्शियस पे आने लगे, हमारे दिमाग में बाजार आ गया। हम सोचते हैं इंसेंटिव के थ्रू कि मेरे लिए ये कर दो उसमें तुम्हारा ये फायदा, तुम्हारे लिए ये करूँगा उसमें मेरा ये फायदा, हर चीज़ फायदे के आसपास ही घूमने लगी। और मैं उससे पता नहीं बहुत बच के डर के भागना, बच के भागना, छुप के भागना, समझ के भागना, जो भी कहें, पर मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। तो मैं अपने सर्वाइवल के लिए इस तरह से ये एक जहाँ पे भी जाता हूँ, मैंने दिल्ली के नुक्कड़ों पे, यहाँ पे जितने जगह पे कर पाया था अभी, और जहाँ पे भी इसके बाद कर पाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके लिए मैं अपने फंड जुगाड़ते रहूँ और उसका कुछ क्या करना है जिंदगी में, क्योंकि कमाना नहीं है मेरे पास। मेरे जो भी पहना है या फिर जो भी है मेरे पास जिंदगी में, वो मुझे किसी ना किसी ने दिया हो। मैंने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खरीदा, वो कच्चे खरीदूंगा अगर आपसे, हम वो तो खरीदें। तो और मैं इसी तरह से जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक करियर बनाया जाए, कहाँ क्या करते हो। मुझे लगता है कि मैं होता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद के साथ होता हूँ, मैं खुद की तरह होता हूँ। जब मैं कविताएं सुनाता हूँ, जब मैं किसी की कविताएं सुनता हूँ, कोई एक अच्छी बात करता है, मेरे दोस्त कहता बताने लायक बात, तो जहाँ भी बताने लायक बातें होती है, मुझे लगता है कि हाँ यार ये तो ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसे नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि उसमें मुझे बहुत अच्छी, मतलब उससे मुझे परवरिश मिली कि कैसा होना चाहिए इंसान। इस सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, तनकीद करने का मतलब समझ में आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि अपने आप में शेर एक इक्वेशन होता है, अगर एक वेरिएबल डालो तो आंसर निकल आता है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, खैर इस रास्ते के जो रास्ता है जिसमें मैं चलना चाहता हूँ, उसके साथ ये समस्या है जिनको ठीक करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। पहले मैं बहुत इरिटेट हो जाता था जब भी कोई मुझे अपनी गलतियां बताता, लेकिन जब से मैंने इसको पढ़ा, मेरे कॉन्शियस में एक स्क्रीन लग गया कि मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि प्लीज मेरी गलती बता, प्लीज मुझे सुधार। जैसे उमैर नजमी साहब का एक शेर है कि जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा,
जिसे दिखाई दूं मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ। तो जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि अपनी तनकीद करवाता हूँ अब जाके, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी एक बेहतर इंसान, मतलब इतने सालों तक मैं जितना फूट सा खड़ा रहा, अब मैं एक बेहतर व्यक्तित्व बनने की तरफ थोड़ा सा चल पाएगा। क्योंकि कविताएं, मैं चाहता हूँ कि मैं जगह जगह जाके देश के अलग अलग हिस्सों में, गांव में, आज हम लोग एक वृद्धाश्रम में गए थे, वहाँ पे जाके मैंने कुछ कविताएं सुनाई उन लोगों को। उनके लिए ज़रूरी है वो, मतलब वो तो क्या कहें, वृद्धाश्रम की हालत में मैं क्या कहूँगा, उनको जाके कोई क्यों एंटरटेनमेंट, उनके लिए एक टीवी लगा, उनको एंटरटेनमेंट, उनके लिए लाइव शो क्यों नहीं, उनके लिए सनबर्न क्यों नहीं, कहाँ, मतलब मुझे बार बार फिर आदम खान साहब याद आते हैं कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी कुटी रखा भी। कितना कितना डिफरेंस हो जाएगा। आज मैंने वहां पे जाके एक लोकगीत है जिसको मैं गाता रहता हूँ, जिसकी मैं बता रहा था, मैं अगर आप ज्वाइन कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा वो, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, उसमें मैंने कुछ नए बंद जोड़ने की कोशिश की और लोकगीत है इसकी, और इन गीतों को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैंने इस पे बंगाल में आसनसोल में, कुमारडूबी में, रानीगंज में, इन जगहों पर जाके जब सीए प्रोटेस्ट में लोग थे, उनको जाके सुना और वो बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी बातें उनसे कही जाए, उनका डेमोक्रेटिक एजुकेशन किया जाए। अभी तक उसको डेमोक्रेसी नहीं समझाई और कविताओं के माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचाई जा सकती है। समझ एजुकेशन का इक्विवेलेंट नहीं है, ये मुझे समझ में आता है, और वो समझ बहुत आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है बहुत सारी बातों में। जैसे कि आज मैंने उनको सुना रहा था, अगर आपको ये अभी, क्योंकि अभी माहौल भी यूपी का, तो माहौल बिल्कुल वैसे ही, अशोक चक्रधर साहब की कविता है, अगर आपने शायद ना सुना। मुझे एक तो ये भी रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ रिपीटेड चीज़ सुना रहा हूँ, तो थोड़ा सा बहुत मिक्स सा क्राउड है, तो इंटरेस्टिंग है। पर तो खैर इसके नए बंद भी सुना दूंगा, तो ये तो कि कहब तो लग जाए धक से कहब तो लग जाए धक से, कहब तो लग जाए धक से कहब तो लग जाए धक से, कहब तो लग जाए धक से कहब तो लग जाए धक से। बड़ बड़ लोगन के बंगला दु बंगला, बड़ बड़ लोगन के बंगला दु बंगला रे, बड़ बड़ लोगन के बंगला दु बंगला रे, बड़ बड़ लोगन के बंगला दु बंगला। और भैया एसी अलग से, और भैया एसी अलग से। हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलम वारे, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलम, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलम्बा। बरसे से पानी चुए टप से, बरसे से पानी चुए टप से। कहब तो लगी जाए धक से कहब तो लगी जाए धक से। एक आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे सांस लेने की जगह मिलेगी, तो मैं ज्यादा सुना पाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे, ज्वाइन ना कीजिए तो मैं कम सुनाऊंगा। खैर इसका एक नया स्टैंडर्ड जो मैंने ऐड करने की कोशिश की कि बड़े बड़े लोगन के चाचा भतीजा, अरे बड़े बड़े लोगन के चाचा भतीजा रे, बड़े बड़े लोगन के चाचा भतीजा रे, बड़े बड़े लोगन के चाचा भतीजा। और भैया अफसर अलग से, और भैया अफसर अलग से। हमरे गरीबन के थाना जुलम्बा, अरे हमरे गरीबन के थाना जुलम्बा रे, हमरे गरीबन के थाना जुलम्बा, हमरे गरीबन के थाना जुलम्बा। रोने जाओ चाटा पड़े चट से, रोने जाओ चाटा पड़े चट से। कहब तो लगे जाए धक से, कहब तो लगे जाए धक से। बड़े बड़े लोगन के पिज्जा की पार्टी, अरे बड़े बड़े लोगन के पिज्जा की पार्टी रे, बड़े बड़े लोगन के पिज्जा की पार्टी रे, बड़े बड़े लोगन के पिज्जा की पार्टी। और भैया आइसक्रीम अलग से, और भैया आइसक्रीम अलग से। हमरे गरीबन के रोटी जुलम्बा रे, हमरे गरीबन के रोटी जुलम्बा, हमरे गरीबन के रोटी जुलम्बा रे, हमरे गरीबन के रोटी जुलम्बा। पानी पिए चावल वाला गट से, पानी पिए चावल वाला गट से। कहब तो लगी जाए धक से, कहब तो लगी जाए धक से। आप लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसे रोकना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने एक आर्टिकल लिखा था जो टिकटॉक के बैन होने पे काफी, मतलब वो काफी अच्छा सा आर्टिकल था उसमें कि ये जो निचले तबके के पास एक इतना अच्छा साधन था कि वो कहीं जाके अपना टैलेंट दिखा पा रहे और उससे इतनी आसानी से छीन, मतलब है कि एक आदमी ने अपनी मतलब परेशान करती हुई जिंदगी, जैसे आदम गांधी साहब कहते हैं, भूखमरी की धूप में कुंभा गई असमत की बेल, मौत के लम्हात से भी तल्ख है।
जो जिंदगी मौत के लम्हात से तरकतर है, उसके पास उसने एक छोटा सा स्केप ढूंढा था, और क्योंकि बस उनका है, उसको कुछ भी चुना जा सकता है, मिल गया है इतनी आसानी से, और किसी ने कुछ नहीं। उस पर एक बात थी कि बड़े बड़े लोगन के टूटर अकाउंट, अरे बड़े बड़े लोगन के टूटर अकाउंट, बड़े बड़े लोगन के टूटर अकाउंट, बड़े बड़े लोगन के टूटर अकाउंट, और भैया ब्लूटिक अलग से, और भैया ब्लूटिक अलग से। हमरे गरीबन के टिकटॉक जुलम मारे, 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 हमरे गरीबन के टिकटॉक जुलम मारे। मन चाहे बैन लगे झट से, मन चाहे बैन लगे झट से, कहाँ तो लगी जाए धक से, कहाँ तो लगी जाए धक से। एक बार नहीं कैसी खबर है कि पिज्जा के टेस्ट हुआ, जेफरी एप्स्टीन यूएस में एक आइलैंड, ऐसा इन सारी बातों से कुछ आप देखिएगा इस पे, और बहुत बहुत छुपाई गई बात है, टॉप 1% की बात। क्या बड़े बड़े लोगन के एजिंग के सीरम, अरे बड़े बड़े लोगन के एजिंग के सीरम, 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 और पीडोफिलिया अलग से, और पीडोफिलिया अलग से। हमरे गरीबन के साबुन जुलम मारे, हमरे गरीबन के साबुन जुलम मारे, हमरे गरीबन के साबुन जुलम वा। आगे हाथ धोए मट्टी मल के, आगे हाथ धोए मट्टी मल के, कहा तो लगी जाए धक से, कहा तो लगी जाए धक से, कहा तो लगी जाए धक से, कहा तो लगी जाए धक से। पता नहीं बुरा लगता है मुझे इस बात। मतलब हम कह देते हैं कि ठीक है कैपिटलिज्म में हो गई ही, और इकोनॉमी में है तो स्ट्रैटिफिकेशन तो होगा ही, हायरार्की तो होगी, बट एजिंग कैसी हाथ धोने का सवाल। मेरा एक दोस्त है जो मतलब नदी के किनारे रहता है, मछुआरा है, वहीं झोपड़ी बना के रहता है। मैं उसके घर में जब भी रहता हूँ, सच में मैं देखता हूँ कि उसके पास साबुन खरीदने के पैसे हैं, क्योंकि वो 10 रुपए बचा के वो अपने भाई अपने बेटे को कुछ चॉकलेट दे रहा है। ये एक्सेप्टेबल कैसे हो? बस क्योंकि हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा है, हमने बंद कर दिया खुद को, और ये चल रहा है। और किसकी जिम्मेदारी? मुझे लगता है कि अफ्रीका में कोविड से इतने लोग मरे, इतना हाहाकार हुआ, उसकी दवाई नहीं है, बहुत सारी चीज समझ लेती। मलेरिया से इतने लोग मर रहे, मलेरिया बस। अब वो अगर अफ्रीका में हो रही है वो मौतें, हर एक बच्चे की मौत। मेरे दोस्त कहता है ये छोटी कब्र तेरी हाजिरी का सानेहा है, हर एक बच्चे की मौत अकारण लगती है। हम सबकी जिम्मेदारी है। उस वक्त अर्थ पे जितने लोग जिंदा थे ना, उसकी जिम्मेदारी। हम कितनी आसानी से एस्केप कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अलग सी क्रूरता आती जा रही है। जैसे कुमार साहब की कविता है क्रूरता। आदम गौंडी साहब कहते हैं कि लगी है बोल सी देखो अमीरी और गरीबी। हमेशा सोचते हैं कि पहले अपने कंफर्ट एक्यूमुलेट कर लें और फिर दुनिया का भला करेंगे, और जितना एक्यूमुलेट करते हैं लेकिन इससे तो थोड़ा और चाहिए, इससे तो थोड़ा और चाहिए। वो कैप कहाँ है कि हाँ इतने कंफर्ट में मैं जी जाऊंगा। जावेद साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं था, मैं कहते हैं कि वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। जिन्हें नाज है इन पर वो कहाँ है? कौन है वो जो सहूलत छोड़ने तैयार है और काम करने तैयार है? क्योंकि मर रहे हैं लोग। क्यों बार बार एक लॉकडाउन जरूरी है ये दिखाने के लिए कि लोगों को पैदल जाना पड़ सकता है 500 किलोमीटर। कितनी बार होगा ये? सक्सेना साहब की कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं। मैं शायद भूल जाऊं बीच में, लेकिन उसकी बात बहुत सही है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। नदियां, जंगल, शहर, गांव अपनी अपनी जगह बिके, अनमने रहे। अगर तुम ये नहीं मानते तो मुझे एक क्षण भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। याद रखो एक बच्चे की हत्या, याद रखो एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चीख रहा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पता। ऐसा खून बहकर नदियों, ऐसा खून बहकर जमीन में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है।
वो जमीन जिस पर हो फौजी बूटों के निशान और उस पर लाशें गिर रही हो, वो जमीन अगर तुम्हारे बन में खून आग बनकर नहीं दौड़ती तो तुम मर चुके हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए अब नहीं रहा ये संसार। आखिरी बात एकदम साफ, आखिरी बात एकदम साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे वो हो तुम्हारा यार या धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का सुमान्य धर्म पहरेदार, किसी हत्यारे को कभी मत करो। जब मैंने इसको पढ़ा और इस कॉन्टेक्स्ट में देखा, मुझे लगा वो हत्यारा तो मैं, मेरी गलती है। मेरे एक दोस्त थे, हम लोगों ने कभी एक गाना लिख रहे थे सीए प्रोटेस्ट के टाइम, उसमें एक बात है कि बात ये सुनकर जहन में कील कर लो, पिन इट ऑन योर कॉन्शियस। बात ये सुनकर जहन में कील कर लो, सब बदल जाता है अगर तब्दील कर। तो अगर तब्दील नहीं हो पा रहे ना, या तो लोग पूरे मन से कर नहीं रहे, या तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं। दोनों चीजें मेरे ईगो के और मेरे कैपेबिलिटीज के, मतलब मेरे बीइंग को अटैक करती हैं। कैसा कैसे हो सकता है मेरे भीष्म की अवहेलना कर रहे हैं हम लोग। एक कविता, उसके अंदर एक लाइन आती है, मैं भीष्म की अवहेलना। जैसे भीष्म रोक सकता था सब कुछ, लेकिन उसने नहीं रोका, हर बार इग्नोर किया। तब खैर बहुत देर बात कर दी तो वहां तक भीष्म की अवहेलना आई है। मुझे लगा कि जब मैं अपने मिथ्स के अंदर देख रहा था, मुझे लगा कहानियां और ये सारी चीजें दिमाग के अंदर चलती हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको मिला के मैं कोई एक व्यक्तित्व बना सकता हूँ। मेरे में 20% कर्ण हो सकता है, 13% दुशासन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इनको मिला के एक कैरेक्टर बना सकता हूँ इनकी, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक एसेंस है। तो मैं ये कविता कोशिश की थी। मैं दानव दल के दंगल की दहशत में गूंजा नारा, मैं दानव दल के दंगल की दहशत में गूंजा नारा हूं। मैं जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं काल की बहती धारा। मैं राजनीत हूं कृष्ण की, मैं इंद्रजीत को जीता हूं। मैं हूं घमंड लंकेश का, मैं विष के प्यार। मैं दशरथ का वरदान हूं, दशरथ पे ही मैं शाप हूं। पलता कौशल्या कोख में कैकई का मैं अंताप हूं। मैं ब्रह्मचर्य हनुमान का, सुग्रीव का मैं दाव हूं। मैं नल नील उद्दंड की, मैं ही अंगद का पांव। मैं रावण का पांडित्य हूँ, मैं बाली का अज्ञान हूँ। मैं कुंभकर्ण इंद्रासनी मारीच का बलिदान हूँ। मैं उर्मिला की हट बिना निंद्रा रहित लक्ष्मण बना। मैं पादुका श्री राम की, मैं सूर्यवंश भारत। मैं बाहुबल धृतराष्ट्र का, मैं दुर्योधन की वेदना। मैं दानवीरता कर्ण की, मैं भीष्म की अवहेलना। मैं धर्मराज का धर्म हूँ, मैं भीम का निर्मर्म हूँ। मैं अर्जुन हूँ गांडीव का, मैं कोख में संतान मोह मैं द्रोण का। मैं हूँ दुशासन की हवस, मैं ही विदुर दुर्भाग्य भी पांसा विजयी 14 बरस। मैं गांधारी की दृष्टि हूँ, मैं सूर्यबा कुंती प्रणय। मैं सत्यवती संकुल रक्षक, मैं माधुरी पांडु विलय। मैं धर्म का होता पतन, मैं हस्तिनापुर का रुदन। मैं ही समय सामर्थ हूँ, मैं चंद्र पे लड़का ग्रहण। मैं द्रौपदी उपहास हूँ, 64 में हारा चीर हूँ। मैं जानकी रेखा परे, मैं भूरे गंभीर हूँ। मैं पुरुषोत्तम का बाण हूँ, मैं ब्रह्मा का ब्रह्मांड हूँ। मैं शेषनाग जगदीश का, मैं महादेव का ध्यान हूँ। मैं त्रेता स्वाभिमान हूँ, मैं द्वापर बेईमान हूँ। मैं कल की कलयुग का नायक, मैं मानव की संतान हूँ। मैं वानर का उत्थान हूँ, मैं अभिमानी अज्ञान हूँ। मैं अन्वेषण विज्ञान हूँ, मैं मानव की संतान। मुझे लगता है कि मानव की संतान होने का थोड़ा तो वर्क होना चाहिए। इंटेलिजेंट बीइंग कहते हैं यार, खा गए हमारे सामने रहते रहते हो गया तो पता नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ उनको और कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इकट्ठे हो गए तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो मेरा दोस्त जिसकी मैं आपको बता रहा था, ये तो दुर्योधन की वेदना बीच में, वो कहता है कि जिंदगी मुश्किल तो फिर आसान क्या है। जिंदगी मुश्किल तो फिर आसान क्या है, सब अगर हासिल तो फिर नुकसान क्या है। जिंदगी से ना डरे फिर मौत से तो क्या डरेंगे। हम डरेंगे। बात ये सुनकर है सवाल इतना बनाया फर्क क्यों है। सब बराबर हैं तो फिर ये शर्त क्यों है। असलियत इस शर्त की सड़कों पे लाके हम डरेंगे, हम लड़ेंगे। रंग भाषा, रंग भाषा प्रांत लिंग और जात मजहब। रंग भाषा प्रांत लिंग और जात मजहब बांटने पे तुल गया है हुक्मरान जब। एक दिल है देश का, हर जगह ना है हम
मुट्ठियों को भींचना है, जोड़ना है, रात के साकित किले को तोड़ना है, इन पुराने पत्थरों से कुछ नया घर बने। है जरा सी ही मगर उम्मीद तो है, जरा सी ही मगर उम्मीद तो पढ़ रही धुंधली मगर तस्वीर तो है, जब पढ़ते जा रहे रंगों में खिलते रंग है। ऐसी तो मैं बातें करते रहूं। तो अब यही था एक उद्देश्य कि बस बताते जाना चाह रहा था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। मतलब माना कि मैं जिससे भी बात करता हूँ कहता है कि मैंने कुछ लड़कों से कुछ नए यंग लोगों से बात की, पता नहीं मुझे संभव दिखता है, पता नहीं, और मुझे बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बदलना चाहते हैं, हम सच में चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए वो जैसे कहते हैं ना हम देखेंगे। मुझे लगता है फैज को गुस्सा आता होगा ऊपर से बैठ के, क्या मजाक चल रहा है, अब देखोगे तुमको देखेंगे मतलब ऐसे अपीयर नहीं हो जाएगा यार, सुबह उठे और अचानक इस दिन का वादा था, ऐसा नहीं होने वाला। कितने लोग काम करने लगे हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी में रोज का 1 घंटा, मुझे लगता है कि सिर्फ सोचने भर से, सिर्फ सोचने भर से, किसी की जिंदगी में सोचने तक का टाइम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पे नहीं आता। नवाज देवबंदी साहब कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कद पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कद पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आ जाएगी बात किसी को। और मैं चाहता हूँ कि इस बार तो मैं मेरा कोई भी मुझे अगर पॉलिटिक्स की तरफ से बात करता है तो मेरा बिल्कुल मन उखड़ जाता है, कोई पैसे की तरफ से बात करता है मेरा मन उखड़ जाता है। मैं चाहता हूँ कल्चर आए, एक अच्छा कल्चर आए, एक नया कल्चर आए, एक नई सोच आए। बहुत सारे हैं यार, हम मतलब 1 in 5 है, मतलब एवरेज एज 30 अभी 2021 में 29 हो गई। कितना कुछ कर सकता था ये कंट्री, मतलब मुझे लगता है कि वर्ल्ड ना बाहर से देखते हैं वो हैरान रहता हुआ कि ये डूबे ना, तो इनके पास इतना मास, इतना ह्यूमन रिसोर्स है, सबको लेकर डूबे। और ये की भी बात नहीं, मुझे लगता है कि कॉन्शियस के अंदर आती जाए, जैसे मैं क्रूरता की बात कर रहा था, कुमारांतु साहब की कविता पढ़ी और अंदर तक आत्मा सी कांप गई कि ये कितनी डरावनी बात। मुझे लगा कि जैसे निश्चय थॉट है कि मतलब सेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन हमारे लिबिडो से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए से किसी के से बड़ा फील करने हमको खुशी है, वो हमको एक ड्राइव दे। तो जब किसी की मदद करते हैं तो आप पावरफुल हो जाते हैं, सब कुछ पावर इक्वेशन है। तो आप जब किसी की मदद करते हो तो आप पावरफुल हो जाते हो, तो आपको अच्छा लगता है। या फिर आप जब किसी को हर्ट करते हो तो अब आपको लगता है कि मैं इसको हर्ट कर पाया तो मैं पावरफुल। एक क्रूरता का आनंद है और एक उदारता का आनंद, एक मदद करने का सेंस। और मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल एक सोशल कॉन्शियस है ना, मतलब हम सब लोग फिलहाल एक कॉन्शियस बना के बैठे हैं इस रूम में, ये आएंगे तो ये भी अपना एक कॉन्शियस देखेंगे, तो जो पूरा ओवरऑल ह्यूमन काइंड का कॉन्शियस है उसके अंदर क्रूरता बढ़ती जा रही है, वो इविल की साइड जाता जा रहा है। बुरा होना प्राइड का एक सेंस होगा कि मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत हरामी आता है, बहुत 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 लैंग्वेज में दिखने लगा बहुत साफ, और बहुत डरावनी बात है। और मुझे लगता है कि उसको अगर ठीक किया जा सकता है तो मैं जहाँ लग सकता हूँ, जो पुरजा मैं हूँ, मुझे लगता है कि कविताएं और लिटरेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये अपने आप ना एक इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, एक जिजीविषा होती है। मुझे कविताओं के बारे में लगता है कि एक मनोदशा देती है, एक दिशा देती है कि किस तरफ जाना चाहिए, एक जिजीविषा देती है, एक मनोदशा देती है, एक मेंटल स्टेट में छोड़ने का क्या करना, और एक विचार देती है, एक नया थॉट देती है, एक प्रोग्रेसिव थॉट देती है। जैसे एक कविता की है तो उसकी बातें करना बिल्कुल। मैं काव्य हूँ, मैं क्रमशः समन्वयित सुगम्यता, मैं काव्य हूँ, मैं क्रमशः समन्वयित सुगम्यता, मैं प्रकृति प्रति प्रतीक अनुक्रिया प्रियम, मैं काव्य हूँ, मैं क्रमशः समन्वयित सुगम्यता, मैं प्रकृति प्रति प्रतीक अनुक्रिया प्रियम बदा, मैं नवीन क्षीण शब्दहीन की प्रधानता, मैं भविष्य वर्तमान भूत की त्रिकालता, मैं दिशा जिजीविषा मनोदशा विचार, मैं दिशा जिजीविषा मनोदशा विचार हूँ, मैं समर्थ तर्क अर्थ तथ्य अनुसार हूँ, किंतु हूँ परंतु मैं ही क्या हूँ, मैं ही कौन हूँ, मैं ध्वनि प्रदत्त शब्द शक्तियों का मौन।
सो मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए और मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ाए। तो आपको दोस्त लोग तो बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप लोगों के सामने ये बातें कर रहे हैं। वैसे तो मेरा कार्य मेरी काटी है नहीं और मैं चली भी सबके साथ पर बहुत बहुत दिन से भरा बैठा था, तो ये कहना ज़रूरी था। बहुत सारी मुझे लगता है कि ये एक सॉल्यूशन सा है लिटरेचर की तरफ हम झुक जाए, बिग बॉस ना देखें ना जाए। एक हो सकता है बहुत बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि बहुत इंगेजिंग चीज लिखते ही ऐसे हैं कि वो इंगेज कर ली जाएगी किसी को। जैसे मैं किसी भी अभी जैसे मैं जब इसको ग्राउंड पे सुनाता हूँ तो ये तो फिर भी आलिम फाजल कमरा है, तो ग्राउंड पे अशोक चक्रवर्ती साहब ने इतना बढ़िया काम किया था, वो कौन पहुंचाए। मतलब कविताएं नीचे तक पहुंचाने में या कानों में कैसे पड़ेगा। अशोक चक्रवर्ती साहब की कविता जंगल का उसका पहला हिस्सा, एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल से रात सकरी, इतने में सामने से आ गया एक शेर, पर अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। इधर शेर के कदम धरती ना पे, उधर ही दोनों थर 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 थर। पर अब तो शेर आगे एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे मेमने को थामने, तो छिड़क कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमको खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सिर पर फैलाया, बोला हे बकरी कुल गौरव आयुष्मान भव चिरायु भव दीर्घायु भव कर कलरव हो उत्सव साबुत रहे तेरे सब अवयव, आशीष देता ये पशु पंगव के कि अब नहीं होगी कोई अंत, उछलो कूदो नाच जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी भैया इतना क्या शेर कर गया प्रस्थान, इतना क्या शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली बेटा ताज्जुब है, भले शेर किसी तरह हम खाने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव ये समझ पहुंच गई उसको और वो समझता और उसके पास एक भाषा भी मिल गई, वो इस भाषा में बात करे। और एक हमारी लैंग्वेज बहुत बहुत रिच हो सकती है, बहुत रिच होती है, लेकिन है हमारी लैंग्वेज में इतनी रिचनेस, लेकिन वो लिटरेचर वो किताबों में बना, उनको जबान पे लाना ना। ओरल ट्रेडिशन से हम लोग वेस्टर्न कल्चर का एक इन्फ्लुएंस तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है भयानक रूप से लगता है, लेकिन एक इन्फ्लुएंस तो है कि हम ओरल ट्रेडिशन से रिटन ट्रेडिशन की रखते हैं, जो कि एक स्टेप डाउन आ कॉमर्स नहीं देता यार। बच्चन साहब जब लिखते हैं तो मतलब मुझे लगता है ग्रामर एक्सपोज होती है। बच्चन साहब की कविता है इस बार प्रिय मधु है तुम, उसका एक बंद है, उसमें बकायदा ऐसा सुनाई देता है कि अच्छा साउंड चल रहा था और उसमें बीच में कॉमा लगा है साउंड से। सुनकाल प्रबल का गुरु गर्जन निर्झरनी भूलेगी, नर्तन निर्झर भूलेगा, निष्कल मन सरिता अपना कल कल गायन व गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा, मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नर। तो लिखना भी आ जाता है और बहुत खूबसूरती से काम किया हुआ है। मुक्ति बोध तो एहसास करवाते हैं वो कविता कोई कैसे मतलब कैसे पहुंचे उनका। जैसे मुक्ति बोध का नाम लेते हो, नाम लेते से मैं काफने लग जाता हूँ, इसने इतनी खतरनाक बातें बोली है, पागल आदमी है। उनकी कविता ब्रह्मराक्षस उसका एक लाइन है, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी है। साउंड ऐसा लगता है कि अरे कुछ समझ नहीं आया लेकिन सर आप कुछ बोल रहे थे। बहुत इंटेंसली बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ध्वनि में बात करें। जिस प्रोसेस से मंत्र बन रहे थे ना, उस प्रोसेस को ध्वन्यार्थ को पकड़ के बात करते हैं। वो कई बार खुद भी कहते हैं ध्वन्यार्थ। तो ये तो पहुंचा नहीं चाहिए, बस कान में पड़ गई ना लोगों के तो असर करने लग जाएंगे। वैसा कुछ है, अपने आप में दवाई है। मतलब मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब मेंटल हेल्थ के लिए तो पोएम प्रेस्क्राइब कर दी जाए कि ये लोग रोज सुबह तुम ये दिन में 3 बार ये कविता पढ़ना, लाइफ सही हो। और हो जाती है, मेरी कई बार होती है जब मैं बहुत लो फील करता हूँ, बहुत ही ज्यादा लो फील करता हूँ। कई बार ख्याल आने लगते हैं कि यार नहीं हो पाएगा अपना, मैं या तो छोड़ के जंगल चला जाऊं या फिर कुछ कर लूं अपने साथ, क्योंकि नहीं बर्दाश्त होता, या फिर बहुत थक जाता हूँ, बहुत टूट जाता हूँ। एक ही कविता में गुनगुनाने लगता हूँ और वो खत्म करता हूँ, उसके बाद अपने आप मतलब इतनी एनर्जी होती है कि हाँ आज तो बढ़िया चल रहा है। मैं सुनाऊंगा तो मेरे को मजा आ जाएगा, आपको आए ना आए इस बात का मेरे को भरोसा नहीं रहता। मुझे पक्का पता है कि मैंने अगर इसको शुरू किया तो मेरे को मजा आएगा, क्योंकि साउंड नाचता है। उस बात का मतलब जैसे कुत्ते की भौं 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 का मतलब होता है, वैसे ही कविता के अर्थ बन जाते हैं। ये कविता मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि इतनी बात कही है मैं तड़प सा दूंगा।
साहस संयम समन्वय संभवता समचाधारी हूँ, कीट पतंग मत्स्य पशुमाना अन्न कल आहारी हूँ, कर्ता कर्म करण संबोधन सर्वनाम संज्ञा इंगित, अंतर्मन अन्वेषण अवचेतन में अंकित अभिकल्पित, आभासी विश्वसनीय अनुभव पर आधारित उपमाएं, उत्तेजित उन्मादित अनुनादित तत्सादित कणिकाएं, संदर्भ वेद हूँ अभिवेद क्षण गुरु हूँ संचारी हूँ, मैं सोमेश ब्रह्मा महेश मैं विष्णु का सप्तारी हूँ, मैं नारी हूँ मैं ही हूँ नर मैं भूगर्भित मैं भूतल पर न बाच्छादित मैं अंतरिक्ष मैं बहिर्मुखित मैं आंतरिक, प्राचीन हूँ नवनिर्मित भी आसीन हूँ उद्वेलित भी, आभास विरोधाभास का मानवकृत होकर प्राकृतिक, मैं विष्णु मैं ही हूँ अमृत मैं कोशिका जीवित अमृत मैं ही प्रथम पादप तंतु मैं मत्स्य तुम जीवा जंतु मैं अंधकार मैं ही प्रकाश मैं अवनति मैं ही विकास मैं ही हूँ सांस मैं ही निश्वास मैं अंतर्गत मैं ही विकास, मैं ऊर्जा हूँ प्राण की प्रस्तावना निर्माण की, त्रैकाल मेरे गर्भ में मैं आत्मजा ब्रह्मांड की, मैं ठोस द्रव और बात हूँ मैं चतुर्थ अवस्था ज्ञात हूँ, मैं पंच तत्व की परिपाटी मैं द्रव्यहीन निर्वात हूँ, निर्वाता की तब धारणा पर लौकिकता की प्रेरणा, परमेश्वर मैं परमात्मा मैं मौलिक बल की आत्मा, मैं विद्युत में चुंबक का गुण मैं नाभिक में श्लेषित कण कण मैं प्रतिविलोमी आकर्षण मैं द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण मैं तरंग मैं आवृत्ति मैं पुनः पुनः पुनरावृत्ति, मैं तरंग मैं आवृत्ति मैं पुनः पुनः पुनरावृत्ति, परावर्तन मैं अपवर्तन मैं आलम्बन मैं उद्दीपन मैं संरचना में हुई विकृति मैं क्षण संवेगित स्थिति मैं मूलभूत अनिश्चितता निरपेक्ष रूप सापेक्षता, मैं तरंग कण की दिशा हूँ अनुपातित परिधित हूँ मैं योग त्रिभुज के कोणों का आधार लंब समकोणों का मैं चतुर्भुज वृक्षण घन मैं क्षेत्रफल मैं आयतन मैं समाकलन की अवकलना मैं स्वयं विषम सम की तुलना मैं सांख्य की विचरण विचरण मैं बिंदु रेखा चार खंड, मैं सांख्य की विचरण विचरण मैं बिंदु रेखा चार खंड, मैं एक भागित एक हूँ मैं एक का एक से गुणा मैं दो धन दो हूँ चार हूँ मैं ही हूँ दो का दो गुना, मैं 0.0 हूँ अस्तित्व की अर्धांगिनी मैं सौर मंडल सप्तास्त्र मैं कोटि कोटि मंदाकिनी मैं श्याम विग्रहों का विलय मैं आदि मैं अंतिम प्रलय मैं एक कतरण का सार हूँ, मतलब अलग अलग मेंटल स्टेट चेंज कर देती है, क्योंकि इसकी मनोदशा है, ये प्रियम वदा है, इसको बोलने में मजा आता है, इसीलिए नर्मदा तक 15 साल से याद है, क्योंकि अर्थ गया तेल में। मेरे को समझ में आया कि ये नदी हो, ये जो बात हो रही है, इस नदी की जो एसेंस है, इसकी जो प्रकृति है, उसकी प्रतिकृति इस साउंड में डाली। जैसे किसी को मैं ऐसे सोच रहा था, मैं इन सब मतलब बहुत खाली बैठता हूँ, सिर्फ सोचता हूँ, और कभी मैं जब भी कोई मिल जाता है कविता से, जैसे कि आपके साथ में मतलब ऐसा कोई फिरंग है जिसको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश आती है, उसको बोलो आप कि गो इन द किचन एंड गेट मी अ लोटा, वो आपको चाकू नहीं लाके दे सकता, इम्पॉसिबल है उसको लोटे का मतलब नहीं समझ, वो गोल ही लाके देगा, क्योंकि साउंड की प्रकृति, जो लोटे की प्रकृति है गोल, वो लोटा बोलने में आती है, चाकू बोलने में नहीं आती, चाकू बोलने में तेज आता है, नश्तर। हर साउंड को किसी भी शब्द, जिस प्रोसेस से शब्द बनता है उसी प्रोसेस से कविता बनती है। एक जो कहा नहीं गया है उसको कह देना कि अच्छा अब इससे ये हो गया। जैसे मार्क ट्वेन का एक नॉवेला है द डायरीज ऑफ एडम एंड ईव, उसमें ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो, और उसमें मतलब उसमें तो खैर वो कहते हैं कि स्त्री की प्रकृति से आता है, स्त्री का प्रकृति है कि वो प्रकृति देख के समझ पाती है, भाषा बना पाती है, थोड़ा मतलब स्त्रीत्व का बन जाता है। खैर बातें बहुत निकलती है। मैं ज़्यादा न थक जाऊँ इसलिए मैं आपको एक थोड़ी आराम वाली कविता सुनाता हूँ। इसके बाद अभी मैं सच यकीन मानिए ढक्कन खुला, अभी तो वो भी खुशबू निकली, अभी बहुत है भयानक, और मेरे को कुछ ही मैंने चुल्लू भर नहीं पड़ा, मेरे को तो वो टाइम नहीं, मैं चाहता हूँ वो टाइम मिले कि मैं याद करते रहूँ। नहीं याद की मैं 4 दिन पागल हो गया, दिन का की कविता क्या क्या बात बोल रहा है यार वो आदमी। समस्त सूर्य लोक एक हाथ में लिए हुए, दबा के एक पांव चंद्र भाल पर दिए हुए, खगोल में धुआं बिखेरती प्रतप्त श्वास से, भविष्य को पुकारती हुई प्रचंड हास से, उछाल देवलोक को मही से तोलती हुई, मनुष्य के प्रताप का रहस्य खोलती हुई, विराट रूप विश्व को दिखा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। किसी यंग आदमी को पढ़ा दो मतलब समझा लो कैसे डिप्रेस कैसे करता है, घंटा भर तो कम से कम बाहर रहेगा ना। यही तो कॉन्शियस कितना एक्सपैंड करते हैं, साउंड से कॉन्शियस कितना एक्सपैंड करते हैं। दिनकर जब लक्ष्मी अति तृतीय कृष्ण की चेतावनी, वो बात करना शुरू करते हैं और वो सब कुछ उठा के से खींच के वापस आता है। वो टूल मैंने ये जो अभी ना एकत्रण का सार उसको यूज करने की कोशिश की। वो वहां कर रहे थे कि
उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज पर दिमंद को घेरे है मैं नक मेरु पग मेरे हैं दित्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के दृढ़ है तो दृश्य अकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चराचर जीव जक्षर अक्षर चराचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य जाति अमर षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सरस्वती सिंधु मंद षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश षटकोटि रुद्र षटकोटि काल षटकोटि दंडधर लोकपाल सच्चीर्वा साधे ये कितना एक्सपांड किया उसने कॉन्शियस को और पूरा खींच के पूरी दुनिया अपने हाथ में समेट ली। वो करता है साउंड में फील अच्छा, तो बहुत खतरनाक काम कर रखा है लोगों ने। मैं तो पागल हो जाता और रुका नहीं जाता। अभी मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि साउंड की जब बात आती है ध्वनार्थ की तो बहुत बहुत खूबसूरत पागलपन है लोगों के। जैसे मुक्ति बोध की एक कविता है, मुझे आधा हिस्सा याद है, मेरे को आधा याद करना तो शुरू का सुनाता हूँ। मतलब गया तीर लेने, मेरे को अभी भी मेरे को बहुत सारी बातों का मतलब नहीं समझ में आता। कभी जिंदगी में एकदम से समझ में आता अच्छा उस दिन ये कह रहे थे, क्योंकि नहीं यार मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, प्रलंबिता अंगार रेख सा खिंचा अपार चर्म वक्ष प्राण का पुकार खो गई कहीं, विखेर अस्थि के समूह जीवनानुभूति की गंभीर भूमि, अपुष्प पत्र वक्र श्याम झाड़ झंखड़ो गिरे असंख्य डूब भग्न निश्चयो हृदय विश्वास स्वप्न भाव के मुझे देखे, अपूर्ण सत्य की सुदित अपूर्ण यत्न की कृषित अपूर्ण जीवनानुभूति प्राण मूर्ति की समस्त भग्नता दिखी, करा भर उठा प्रसार प्राण का जब समस्त भग्नता दिखी, कि जो विरक्त प्रांत में उदास से किसी नगर सटर पटर मलिन तख्त जंग लगे कठोर ढेर भग्न वस्तु के समूह चिलचिला रहे प्रचंड धूप में उजाड़ दिख गए कठोर स्याह घोर धूप में पहाड़, कठिन सत्व भावना नपुंसका संग की मुझे दिखी विराट शून्यता अशांत का प्रतीक, जो विरक्त प्रांत के प्रसार में रही चमक रहा चमक प्रसार। और अब ये आदमी शुरू हुआ, अब ये बहुत देर तक ऐसी बातें करेगा। देखिए और उसमें ऊपर से मीनिंग की डेंसिटी थी, कठिन सत्व भावना नपुंसका असंग की मुझे दिखी विराट शून्यता अशांत कांपती। दिमाग पर जाता है ये क्या बोल रहा है यार, कैसे बोल दिया इसने। बहुत बहुत अमेजिंग लिटरेचर में बहुत सारी चीजें, और मैं चाहता हूँ कि प्रोपेगेट हो, क्योंकि ये किताबों से नहीं होगी, लोगों को ओरल ट्रेडिशन की तरफ आना पड़ेगा। और वो बेनालिटी ऑफ इविल की जो बात थी, जो क्रूरता कुमारमुखी कर रही थी, कि ध्यान नहीं रखे ना तो नेचुरली हम बुरे होते जाते, ये हमारी टेंडेंसी है, और टेंडेंसी लाइफ की टेंडेंसी है, क्योंकि नियोकॉर्टेक्स का यूज नहीं करना, आपका ना लिम्बिक सिस्टम से काम चल रहा है सारा। हमारा वो जो सही गलत है, मार्क्स में ये भी कहते हैं कि मतलब जो एथिक्स है वो सिर्फ इंसानों पे अप्लाई होते हैं, जानवर को एथिक्स नहीं होता, जो कर रहा है वो सब सही है, उसको सोचना नहीं पड़ता, हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो हम गलत करते हैं, नेचुरली गलत करेंगे, हर स्टेप पे सोचना पड़ता है। खैर मैं क्रूरता सुना देता हूँ, मेरे को बहुत दिन से वो कविता बहुत 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 तीखी बात है यार, और इतनी सच हमारी संस्कृति का है, और इतना अच्छा क्राफ्ट है उस चीज का, इतनी खूबसूरती से बयान की गई बात है। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाए, क्षमा भाव समाप्त, माफ करना, धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी, झड़ जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा, क्रोध अकेला ना होगा वह संगठित हो जाएगा, देख सकते हैं, क्रोध अकेला ना होगा वह संगठित हो जाएगा, एक अनंत प्रतियोगिता होगी, एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्ध रखो, तब आएगी क्रूरता, तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखे, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में, और फिर भविष्यवाणियों में, फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, क्रूरता बहुत हानिकारक, फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगा मेरा, दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू, पड़ोसी सांत्वना नहीं एक हथियार देगा, तब आएगी, पड़ोसी सांत्वना नहीं एक हथियार देगा, तब आएगी क्रूरता, और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा।
फिर वह चेहरे पर भी दिखे, लेकिन अलग से पहचानी ना जाए। हर तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं। लिंचिंग करके आके लोग कहते हैं माना कहना है, क्योंकि गर्व है, सच में गर्व, और हम सबको गर्व। सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी क्रूरता, वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी नहीं। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य, क्रूरता अधिक सभ्य और ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह है। इस लाइन के लिए मतलब जो मुझे मेरा ड्राइविंग कोर्स है वो यहाँ से मिला। वो भावी इतिहास की लज्जा की तरह है। टीचर में जिन बातों को शर्म आने लगा, इंसानियत को जिन बातों को शर्म आने लगी, वो हम खुद इस वक्त कर रहे हैं। वो भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। वो भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज्यादा संभव है कि वो आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका। मुझे दिखती है, हर जगह दिखती है। जब मैं किसी पे बिना बात के गुस्सा कर देता हूँ, जब मैं समझा नहीं पाता तो चिल्ला जाता हूँ, अपने अंदर बाहर सबके अंदर अलग अलग, कोई या तो मेंटल टॉर्चर कर रहा है या फिर मुझे ह्यूमन कॉन्शियस का बहुत डर लग रहा है इस वक्त। हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। जिस तरह आप अगर अराउंड द वर्ल्ड देखें, कौन सा हिस्सा है जो इस वक्त किसी तरह के टर्मोइल में, हमारे सिर के ऊपर तिब्बत में क्या क्या हो रहा है हमको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम खुद अपने घर में फंसा है। यूएस कौन कहाँ घुसा हुआ है, कहाँ पे किसने गल्फ में लड़ाई करवा रखी है, कहाँ म्यांमार से रोहिंग्या भगाए जा रहे हैं, ये सब एक पैटर्न नहीं है क्या? और कितना सिंपल है समझना। मैं इसको रोकने के लिए मेरे बस में जो भी है मैं वो करना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत कंफ्यूज हूँ इस वक्त। मतलब आप सबके चैनल देख के मुझे मतलब काफ़ी कंफ्यूजन है कि या तो सही कर रहा हूँ या तो बहुत गलत कर रहा हूँ, तो समझ पाना मुश्किल है। खैर, बात चेंज करने के लिए एक कविता थी, मैं और वो, ये मुझे अच्छी लगी और इसका टोन अलग है तो बात अलग है। मैंने जब मुड़ के देखा, मैं मुड़ के किसी को देखा, मैं और वो। मैंने जब मुड़ के देखा, मैं मुड़ के किसी को देख रहा। मैं क्या देख रहा था मैं देख तो नहीं पाया। मैंने जब मुड़ के देखा, मैं मुड़ के किसी को देख रहा। मैं क्या देख रहा था मैं देख तो नहीं पाया, पर लगा मेरा देखा हुआ है। मैंने जब मुड़ के देखा, मैं मुड़ के किसी को देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा था मैं देख तो नहीं पाया, पर लगा मेरा देखा हुआ है। देखा दिखाया क्या देखना, तो मैं मुड़ गया। मैंने जब मुड़ के देखा, मैं मुड़ के किसी को देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा था मैं देख तो नहीं पाया, पर लगा मेरा देखा हुआ है। देखा दिखाया क्या देखना, तो मैं मुड़ने लगा, पर मैं मुझसे पहले मुड़ गया। मैंने जब मुड़ के देखा, मैं मुड़ के किसी को देखा। मैं क्या देख रहा था मैं देख तो नहीं पाया, पर लगा मेरा देखा हुआ है। देखा दिखाया क्या देखना, तो मैं मुड़ने लगा, पर मैं मुझसे पहले मुड़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देखते हुए देख रहा है। मैंने जब मुड़ के देखा, मैं मुड़ के किसी को देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा था मैं देख तो नहीं पाया, पर लगा मेरा देखा हुआ है। देखा दिखाया क्या देखना, तो मैं मुड़ने लगा, पर मैं मुझसे पहले मुड़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देखते हुए देख रहा है। मैं मुड़ा, पर वो मुझसे पहले मुड़ गया, और अब मैं किसी को जाते हुए देख रहा। देखिए अपना मूड लेके आया। वो जो सुनाई दे रहा था मुझे, जो खामोशी में तरीकियां थी, वो ठीक हो गई। अज्ञे ने कहीं लिखा है कि कविता अर्थहीन शब्दों से जुड़ी हुई अर्थवान मूक क्षणों की श्रृंखला है। जी। और आज आपने हमें अनेक अर्थवान मूक क्षण दिए। मैं लखनऊ की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत क्या बताइए और सुनाएं, रुक जाएं, या फिर इतना काफी अच्छा नोट भी है,
बातें भी हो गई हैं लगभग, या मैं तो चाहूँगा मतलब 1 मिनट मुझे 10 बजे क्लास भी लेना है 8 तो अभी तो है। बस एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, मतलब मुक्ति बोध मैं चरणों में पागल आदमी है यार, उनके कृष्ण तो लिख रहे उसने यूनिवर्स को एक मतलब उनका एक मेटाफर है इसमें यूनिवर्स को एक पूरा शरीर देख रहा है और उसके कान में जाके बोला है कुछ उसने यूनिवर्स बनाया, उसने यूनिवर्स को एक शरीर का रूप दिया, फिर उसका कान बनाया और उसके कान में जाके कोई बात बोली है। उसका सोच कितनी बड़ी है यार, सोच का दायरा कितना बड़ा है। हम लोग मतलब मुझे लगता है कि मैं तो भारत के बाहर नहीं सोच पाता, वो तो ब्रह्मांड के बाहर सोच के मैं तो कितना वक्त लगेगा इन सबको पढ़ने में, उस वक्त को कैसे निकाला जाए। मैं बहुत सालों से मेरे घर वाले और मेरे आसपास के सारे लोग उलझ रहे हैं, कैसे करेगा ये, कैसे क्या कर रहा है, क्या करता है कुछ कमाल। मुझे लगता है कि 30 साल की उम्र में मतलब जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे लड़की शादी ना करे या लड़का ना कमाए ना, एक बात है, पैट्रियार्की दोनों को मारते हैं और बराबर मारते हैं। बस ये कि मतलब एक ही लड़कों को बोलना नहीं आया अभी तक, उनके पास भाषा का इतना सही। लेकिन ये कविता मुझे लगा कि मुक्ति बोध की मैं सबको सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त की बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है और मुझे कई बार उठाती है ये कविता कि कुछ तो है। करबला की लड़ाई बस एक रेफरेंस है, पर अगर नहीं भी आए तो मुक्ति बोध है, उसमें साउंड है, मजा तो आएगा। भूल गलती आज बैठी है जरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से। भूल गलती आज बैठी है जरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। कहीं है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबा बेबस सलाम में अनगिनत खम्बो व मेहराबों थमे दरबार-ए-आम। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा के जिस पे कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद समूचे जिस्म पर लगकर छलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वो कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहे डालता बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली इब्न सिन्ना अल बरीनी आलिमो फाजिल सिबास अल्लाह सब सरदार हैं खामोश। ना मंसूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त ना मंसूर, हट इनकार का सरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए, स्याह सुल्तानी जरा बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहनशाह शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जरा बख्तर पहन खूंखार हाँ खूंखार आलीजार वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वो घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मकाम। इतने में हमी में से अजब कर हासा कोई निकल भागा भरे दरबार में, मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुद गर्जबा हथियार बख्तर बंद समझौते सहन कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दो मुहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दरियल सिपा सल्लार संजीदा सहन कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वो बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में सच्चाई के सुनहरे तेज अफ्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, हमारी हार का बदला चुकाने। तो मुक्ति बोध काफी तालियां हैं, बहुत खूबसूरत बहुत अद्भुत कविताएं हैं और मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारा याद करूँ। कितने सारे लोग हैं क्योंकि सक्सेना साहब की कविता अगर मैं किसी शिक्षे वाले को सुनाऊं उसको भी समझ में नहीं। मैं चाहता हूँ उनकी कॉन्शियस में, उनकी कविता है पिछड़ा आदमी, ऐसे सीधी सीधी वो क्रम में लगा के ऐसी कविता बना देते ना। जब सब चलते थे, जब सब बोलते थे वो चुप रहता, जब सब चलते थे वो पीछे हो जाता, जब सब बोलते थे वो चुप रहता था, जब सब चलते थे वो पीछे हो जाता था, जब सब खाने पे टूटते थे वो अलग बैठा टूंगता रहता था, जब सब निठाल हो सो जाते थे वो शून्य में टकटकी लगाए रहता था,
लेकिन जब गोली चली सबसे पहले वही मारा गया। कितनी सीधी सीधी बातें हैं। लेकिन जो आदमी साबुन नहीं खरीद पा रहा वो ये नहीं पढ़ सकता, उसको कोई सुनाएगा तभी वो पढ़ पाएगा, उसके पास एजेंसी ही नहीं पहुंचेगा, बहुत दूर है। तो मैं कारवां लेके चलना चाहता हूँ। मैं बाकी जितने भी एनजीओ से खुदाई खिदमतगार, मैं अभी उनके साथ लास्ट दिल्ली में था तब उनके साथ थोड़ा सा काम किया, उनके किसी इवेंट में परफॉर्म किया था, उनको भी जोड़ के जितने भी लोग हैं सब मिला देंगे ना तो बहुत आसान सा रास्ता बन जाएगा और बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे या फिर मेरे जो फ्यूचर जनरेशन वो उन कविताओं के बीच खेलते बने, उनको ऐसे मुंह पे हो कि अगर कोई उनकी माँ या फिर कोई भी उनसे गलत बात करे, जैसे कि जावेद साहब का एक शेर है कि इस तरकश में होगा शायद, कि जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। पामाल मतलब होता है घिसे पिटे पुराने, कि जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। ये आजकल के बच्चों को पता होना चाहिए, वो बोल पाए, क्योंकि अपने मम्मी पापा को बोल पाएगा कि क्यों नहीं करना इंजीनियरिंग, ताकि वो बोल पाए जाते हैं सब जाना उधर, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। ये गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, बहुत है इसके फायदे मगर अच्छा नहीं। ये उनके पास होने चाहिए, ये है कल्चर जिसको हम प्रोपेगेट करना चाहते हैं। जैसे मेरे मतलब, और ये मेरे साथ होता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देश का एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन मैन होने के नाते ये मुझे पता है कि कॉन्शियस पे असर कर रहा है, ये मेरी आइडेंटिटी पे असर नहीं कर रहा। मुझे लगता है एक चीज होती है हमारी आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी है नवीन चौरे, इसके पीछे एक एंटिटी है जो इस आइडेंटिटी को डिराइव करती है, कोई और भी है जो मेरे मुताबिक को बनाता है, जो मुझे फैसले लेना सिखाता है, जो जवाब देता है जब सवाल समझ नहीं आता, जो सामने रहकर किसी को नजर नहीं आता, बस मुझे महसूस होता है, कभी आवाज आती है कभी एहसास होता है। एक दूसरी कविता का हिस्सा है क्योंकि वो सुनाने का मन करता है, बहुत समस्या है, मैं कितना परेशान हूँ अपने दिमाग से मैं बता नहीं सकता। मेरा एक दोस्त है, उसकी इसी लाइन है कि मैं आप अपना मुलाजिम हूँ, मैं आप अपना मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह बाकी। तो वो एक खुद की तनख्वाह मैं दे नहीं रहा हूँ, पर खैर मेरे लिए तो यही हाल है। मैं कहाँ सुना रहा था, जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसके मगर अच्छा नहीं लगता, ये क्यों बाकी रहे आतिश जनों इसे भी जला डालो, ये क्यों बाकी रहे आतिश जनों दंगाइयों इसे भी जला डालो, कि सब हूँ बेघर और मेरा हूँ घर अच्छा नहीं। पहुंचनी चाहिए, जैसे बहुत सारे शायर ऐसे हैं, और दूसरी बात है कि ये सब लोग भूखे मर गए। एक बहुत अच्छे गीतकार थे मध्य प्रदेश के, बहुत अच्छे, मैंने इतना मीठा और इतना गीत में मुझे जो काम किया देवर आशीष ने वैसा सुनने नहीं मिला। वो आदमी निमोनिया से मर, एक देश का बहुत माहिर आदमी जो शायद अगर वो करता रहता तो भारत रत्न ले जाता, वो निमोनिया जैसी छोटी बीमारी से मर गया। तो सही तो नहीं चल रहा है ये प्रोसेस। मतलब एक न्यूज़पेपर से बात हुई थी, उसमें आर्टिकल आया था मिड डे में, उसमें मैंने यही बात कही थी उनसे कि सोसाइटी फॉर द आर्ट फॉर द सोसाइटी तो है, बहुत लोग हैं, मैं शुरू करूंगा तो भयानक, जिसने भी आर्ट क्रिएट किया वो सोसाइटी के लिए ही गया, बाकी जिसने बिजनेस किया, धंधा करने वाले धंधा है, पर काम करने वालों ने जो भी काम किया वो सोसाइटी के लिए किया, सोसाइटी ने वापस दिया। मुक्ति बोध के निधन पर जब उन बहुत बीमार हो गए तब पूरा इतना साहित्य जगत एक साथ आ गया था, सोसाइटी आ गई थी, पॉलिटिशियंस आ गए थे, सबने जैसे तैसे इलाज कराने की कोशिश की, बच नहीं पाया। लेकिन उस स्टेट तक पहुंचे क्यों मुक्ति बोध? वो बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि हम बहुत सारा कुछ खोते जा रहे हैं, और ये लोग ऐसे हैं कि ये निराला ने नहीं मांगा, ये लोग पैसे नहीं मांग सकते किसी से, ये कमाएंगे तो ये लिख नहीं पाएंगे, तो ये छोड़ेंगे नहीं इसको, ये कुछ ऐसा मैनेज करते रहेंगे और असली काम यहाँ करते रहेंगे। खैर
मैं आपको सक्सेना साहब की एक और कविता सुनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर ऐसे बहुत सारी कविताएं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। बट ये छोटी है, तो सक्सेना साहब के साथ ये आदमी की आदत अच्छी है, वो छोटा लिखते हैं तो कम समय लेते हैं, तो जल्दी सुना सकते हैं। हंजुरी। काम ना मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चों को लेकर कूद पड़ी हंजूरी कुएं। काम ना मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चों को लेकर कूद पड़ी हंजूरी कुएं में। कुएं का पानी ठंडा था, बच्चों की लाश के साथ निकाल ली गई हंजूरी कुएं से। बाहर की हवा ठंडी थी। फिर अदालत में खड़ी रही हंजूरी पेट पालती। अदालत की दीवारें ठंडी थी। सक्सेना साहब के हाथ कर जाओ तो शायद सर्वेश्वर जी कहें तो शायद ज्यादा कम्युनिकेट हुआ है। यहाँ सक्सेना साहब केपी सक्सेना कहलाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब की बात कर रहा हूँ, पर उनसे बहुत ना, जब आप उस पर उतरते जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी मुझे कुछ दिन पहले ही समझ में आया कि पहले मैं कविता को अपने अंदर उतारता हूँ, मैं रट लेता हूँ, वो मेरे जुबान को, मेरे मसल्स को याद होती है, और फिर मैं वो अंदर उतरता जाता हूँ उस कविता में। मरना भी सुना दीजिए। मरना मुझे याद नहीं है साहब। मैं चाहता हूँ कि मैं ना कि ऐसा हो कि मुक्ति बोध खुले तो लोग मुक्ति बोध की सारी कविताएं, एक किताब आदमी पूरा कितना लाइब्रेरी हो जाए। मैं चाहता तो वो हूँ कि सक्सेना साहब का यहाँ से जो निकले, और बहुत सारी मरना तो बहुत ही छोटी सी कविता है, मुझे याद है। हाँ जी, प्लीज यही तो मैं चाहता हूँ साहब, बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ। शुक्रिया, आपने मेरा थैंक यू, मेरे को सक्सेस कर दिया आपने, मैं कुछ ही तो दूंगा। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगा। अब ऐसा सब जगह पे हो, कहीं मान लो मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है, आज दिन अच्छा नहीं बीता, कोई ऐसा देख ले और कोई सुना दे, विनोद कुमार शुक्ल सुना दे, कोई महाताशा से एक आदमी बैठे, कोई भी कविता सुना दे, कोई बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना जो कूद रहे हैं, वो रुक जाए, कविता बचा ले कि बहुत लोगों को बचा ले, मुझे कई बार बचा। और कविता लिटरेचर है यार, मतलब हमें अल्टीमेटली जो बाहर की दुनिया में होता जा रहा है ना, उसके हिसाब से हम लोगों को, एक साइंटिस्ट है मिचियो काकू, उनकी बुक है हाइपर स्पेस, उसमें वो बात कर रहे हैं कि एक उनका प्रिपोजिशन है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट जिस गति से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं जो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने कंट्रोल कर लिया है बहुत हद तक, थैंक्स टू टेस्ला। उसके बाद हम जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको जस्ट शुरू करना सीखे, अभी तक हमने कैद करना, उसको कंटेन करना नहीं सीखा। हमको बम बनाना था, बम रखना कहाँ है ये नहीं पता हमको, बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करते हैं, रोकते कैसे वो दिया, तो अभी हम उसमें शुरू करते हैं। जिस तेजी से साइंटिफिक एडवांसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, उस तेजी से अगर सोशल एडवांसमेंट नहीं बढ़े, उनके बीच में जो रिफ्ट आता है, तो इतनी पावर जनरेट हो जाएगी कि कोई भी कुछ 10 लोग लड़के दुनिया में रहेंगे। और ये हमारे मतलब जो 6 मार्क्स एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा खतरा है, एक बैरियर है कॉन्शियस का, कि अगर उसको पार कर दिया तो वो निकल पाए। जैसे एक किसी प्रोफेसर से पूछा, ये मेरे को एक बहुत समझदार आदमी ने बताया कि किसी प्रोफेसर से पूछा कि कोई भी सभ्यता जो एक्सटिंक्ट हो गई, जो विलुप्त हो गई, वो एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती थी या नहीं, ये कैसे पता चलता, कैसे पता चला कि एडवांस कहाँ से, कौन से पॉइंट से हो जाए। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो फीमर बोन होती है, जाम की हड्डी, वो अगर टूट के जुड़ ऐसी कोई फीमर बोन मिल गई जो टूट गई थी और फिर जुड़ गई, तो वो सभ्यता एडवांस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फीमर बोन को हील होने में कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। 1-1.5 साल तक ये आदमी शिकार नहीं कर सकता, ये खाना अपना इकट्ठा नहीं कर सकता, ये बर्डन है, बोझ है फिलहाल कुछ 1-1.5 साल के लिए। इसको 2 लोग इसकी केयर करें, इतनी परवाह करें, जब खुद के खाने का ठिकाना नहीं, इसको ना सारा फुट के पानी नहीं ले सकते। ये अगर कोई कर पाया, इसका मतलब है कि संवेदना है, मर्म है, एम्पैथी है और कंपैशन है लोगों के अंदर, उनमें इतना जनरेट हो गया, एक दूसरे के बारे में इतना केयर करने लगे कि आपस में एक सोसाइटी बन पाए, और वो सोसाइटी बनेगी तो सिविलाइजेशन बना। तो
वही वो सारी बातें घुमा फिरा के पेनाल्टी ऑफ इविल है, उसको आदमी को जितना कुछ देखते रहो। एक बार कभी लिखा था कि सामने था जो उसी की आदतों में पड़ गया, सामने था जो उसी की आदतों में पड़ गया, देर तक देखा मेरा रोशनी चुभने लगी। तो हो जाती है हमारी आदतें पर ये मेरा तरीका है जिसको मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर है। मैंने जितने लोगों को कंप्लीट किया, एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से देखता हूँ तो अच्छा डेटा आ रहा है, अच्छी रीडिंग्स हैं इसमें संभव है कि ऐसा किया जा सकता है। और सब लोग मिलके इस आइडिया को रिफाइन करेंगे या फिर इस तरह के आइडियाज कि कैसे सोसाइटी का सोशल कंस्ट्रक्ट चेंज किया जाए। कल्चरल रिवोल्यूशन की जरूरत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से जरूरत है, क्योंकि आप इनको नए त्यौहार नहीं देंगे ना तो ये न्यू ईयर पे बैठ के दारू पिए। और बिल्कुल इनके लिए क्या है रिप्लेसमेंट। अब दिवाली में उसको मजा नहीं आता तो कौन सा नया त्यौहार है। अब अगर मैं रिलीजन को छोड़ता हूँ तो मुझे मेरे सारे त्यौहार छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि उनमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक थी। तो मैं कहाँ रखूँ। मैंने मेरी माँ से पूछा कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो कहती है कि मैंने बताया कि राम जी आए वापस। मैं कहा राम जी की फोटो तक नहीं, पूजा तो लक्ष्मी की कर रहे हो, दिवाली इसलिए मना रहे हैं कि राम आए थे, पटाखे फोड़ रहे हैं, चल क्या रहा है ये, किस तरह की सोच है, क्या करूँ मैं इसमें, कैसे जोड़ूँ मैं, क्या कर दूँ। तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है वो एटमॉस्फेयर। खैर धन की बात आई तो मुझे कविता याद आई। मैंने रामचरितमानस में एक जो रामायण वाल्मीकि रामायण में एक शंभूक वध का इंसिडेंट है जो रामचरितमानस में नहीं लिखा गया। शंभूक एक शूद्र था जो तपस्या कर रहा था, इसलिए भगवान प्रभु श्री राम ने उसका वध किया। आदम गौंडी साहब कह रहे थे कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, पेज के कोने में भी नहीं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, इंटरटेनमेंट हो जाए, लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। कितना प्रतिगामी रहा, कितना प्रोग्रेसिव रहा भोगे हुए क्षण का यथार्थ, कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का यथार्थ। त्रासदी कुंठा पठन संत्रास लेकर क्या करें कि बुद्धिजीवी के लिए सूखे का मतलब और है, बुद्धिजीवी के लिए सूखे का मतलब और है। टूट में भी सेक्स का एहसास लेकर क्या करें। बहुत अच्छी, और ये बातें ऐसी हैं कि पहुंचनी चाहिए। एक उनका शेर है कि इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया। सेक्स की रंगीनियां और गोलियां सल्फास। इस व्यवस्था में इसका नई व्यवस्था क्या है, कहाँ है वो। और बहुत आदम गौंडी साहब तो इतनी सीधी सीधी बात करके गए कि मैं बिल्कुल रख के लिखा है। कह रहे हैं कि भुखमरी की जद में है, भुखमरी के रेंज में आ गया है, या फिर फांसी दार, कि भुखमरी की जद में है या दार के साये में है, अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साये में। छा रही है जहन की परतों पे मायूसी की धूल, छा रही है जहन की परतों पे मायूसी की धूल, आदमी गिरती हुई दीवार के साये में है। और उन्हीं से ये आइडिया मुझे मिला था कि बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ, बेबसी का एक समंदर दूर तक फैला हुआ, और कश्ती कागजी पतवार के साए। वो कह के गए कागज से होगी, कागज कलम पे। मैं कभी लिखा था कि, और हो सकता है मुझे अक्सर ऐसे ना, ऐसे बीच बीच में सनक छूटती है क्या हो जाएगा, पूरे दिन तो मैं महीनों ऐसा डिप्रेस सा रहता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। पर फिर बीच में एकदम से कुछ मिलता है और लगता है कि हाँ संभव होगा। बस उस जगह पे टिके रहना बहुत जरूरी। एक जगह से दिखता है सब कुछ सही होता हो, पर उस जगह पे टिक नहीं पाए। बहुत स्लिपरी जगह, बहुत छोटा सा। वो नहीं, बचपन में क्रिकेट खेलते तो टाइमिंग का आता था, वो छोटा होते जाता है। बहुत बारीक टाइमिंग है और बहुत जरूरी है। वो गौंडी साहब कहते हैं जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, एक ट्रांजिशन करती है। जैसे मैं अगर नहीं, मैं क्योंकि मेरे घर में कुछ अजीब सा बहुत लकीली सिस्टम, मेरी दीदी मुझसे 10 साल बड़ी है, मेरे पापा मुझसे, वो भी काफ़ी लेते थे तो पापा भी बहुत दूर हो जाते हैं, तो बीच में एक जनरेशन गैप आता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। फिर मैं अपने छोटे लोगों के साथ या फिर मतलब 22 साल 23 साल के लोगों के साथ मिलता हूँ,
मुझे लगता है कि ये एलपीजी रिफॉर्म हुए थे ना, तब तक हम लोगों के पास डिस्पोजेबल टाइम बहुत होता, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम नहीं। फिर हमने बाजार लेके आए अपने घर में, और फिर धीरे धीरे हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है कुछ लोगों के पास, धीरे धीरे जीवन स्तर कुछ लोगों का तो सुधरा, एक मिडिल क्लास, एक नया तबका आया है जो ऊपर आया है, उसके पास डिस्पोजेबल टाइम कम बचा है। और जो बचा है उसके लिए, क्योंकि डिस्पोजेबल टाइम की तरफ उन जनरेशन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो उसमें क्या इंटरटेनमेंट होंगे, किस तरह से चीजें जाएंगे, कहाँ आप अपना वक्त बिताएंगे, आपस में मिलना जुलना, जो सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट था वो बहुत ढीला। तो आदम गौंडवी साहब कह रहे थे कि जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज। इससे मैं जब जाग जाता हूँ कई बार, कैसा लगता है गाली तो मेरे को मारते हैं। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। तो हताशा सर, उनको बात करना विनोद कुमार चतुर्थी को आपकी तरफ ध्यान जाता है, और हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया, मुझे एकदम से याद आती है कि मुझे याद नहीं है, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है वो कविता मुझे बुला रही। और ऐसे मैंने कभी कोई बहुत कम किताबें मिली, लेकिन कविताएं ऐसी मिलती थी कि अरे ये तो गजब कर दिया, ये तो क्या कर दिया है, ये तो कैसे लिखते हो, बहुत बहुत पागल हो गया मैं। अक्सर मेरे दिन ऐसे बीते। जैसे एक टाइम था, मैं आदम गौंडवी साहब की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी है, वो अभागे आस्था विश्वास नहीं। उनकी एक कविता है चमारू की गली, और क्या स्क्रीन प्ले लिखा भाई साहब, जिसको आदमी को कैमरे की जरूरत है। आप में से किसने नहीं सुनी? अगर एक इंसान भी है तो मैं सुनाऊं। आदम गौंडवी साहब कह रहे हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारू की गली तक ले चलूंगा, जिस गली में भुखमरी की यातना से डूब कर मर गई पुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सभी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई, कल तलक वाचाल थी फिर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से, आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भी लिया है। खूनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर गिरी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का जल गया, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा की पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, जो पिता अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा काका काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आके वो दरिद्र कौन है। अरे कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अरे कैसे हो सकता है होनी कह के हम ताला करें और वो दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सोचा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। और क्या कहे सरपंच वाले, क्या जमाना आ गया, कल तक तो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया, और ये सरकार कहती है कि मिलजुल कर रहो, कुंवर के बच्चों को कोरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना ये तो कृष्णा है चमारों के यहाँ पड़ गया है सीप का मोती, गवारों के यहाँ जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ में पुट्ठे बरसने देते मगरूर है, बेचता भी है नहीं ससुराल इसको, हटुआ कोई फिर बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई।
वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, वो उसकी शह पे आने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन नजर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी? बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ ऊंचों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। वो क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न वो तूफान अब पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और सिर पे टोपी वेद की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। मंगल निकला झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने कभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा मंगल तो माथा कूट से टकरा गया। सुन पड़ा के माल व चोरी का तूने क्या किया? अरे कैसी चोरी, माल कैसा? जैसे ही उसने कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश होकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दारोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां घेरे में था, जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वो होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कहतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुझसे शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे खेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहीं ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृत और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करें जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की बेचती ये है यार उनकी आवाज में, उन तक कैसे पहुंचाऊं मैं, कैसे रहूं गाँव में, कैसे घूमूं। और मेरे पास कोई और काम नहीं है कि मैं पूरा दिन कर सकता हूँ। मैंने किया है कई लोगों को, कोई अगर कोई गलत फंस गया तो फिर वो फंस गया, उसने सुनी है। मेरे को याद नहीं कि मैंने कोई कन्वर्सेशन बिना कविता के की, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इस बात से ये याद है, इससे ये याद है। अभी मुझे ये भी याद है कि मैंने कौन कौन सी कविताएं बाउंस करके निकल गया। मैं रामचरितमानस सुनाने वाला था आपको, वेद में जिसका हवाला हाथ के तो रामचरितमानस जब मैंने उसका असर देखा, कविता हमारे कॉन्शियस का असर बनाती है। जैसे अपने अक्सर सुना होगा, मैं बचपन से सुन गया हूँ, बेईमानी का ईमानदारी का जमाना नहीं था। ये आइडिया किसने प्रोपेगेट किया, कहाँ से आया, कि किसको पता, सबसे पहले किसको पता चला कि ईमानदारी का जमाना नहीं? रघुकुल रीत ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये जिस दिन लोगों को याद हो गया ना, उस दिन से ईमानदार, क्योंकि वो कोट करने लगे, उनकी लैंग्वेज में आ गया, इसका जस्टिफिकेशन है। जैसे रघुकुल रीत सदा, जबान की कीमत होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन है। ये बना है, वैसी लैंग्वेज बना है, जान है तो जहान है प्यारे, मीर का मिसरा। लैंग्वेज, मुझे लगा कि पोइट्री वो चीज है कि आज तक मैंने ऑब्जर्व किया, कभी कोई रिलीजन बिना पोइट्री के नहीं हुआ। सारे रिलीजन ने, मतलब रिलीजन का तुमने फोटा लगा, असल में तो कविता ही सुना रहा है सारे। जैसे अथर्व शीर्ष है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है,
स्वस्ति न इंद्रो विदृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब इसमें दधातु में पता है सबको, किसी को बोलना नहीं है कि इसमें डालना दधातु। इसको उस आदमी जिसने भी लिखा वो लिख रहा था, इसको जूम इन करके देखो। गुलजार साहब कहते हैं कि एक उनके शायर एक नज्म है, उसमें वो कहते हैं कि आंखें कानों पे रख के सुनता, वो साउंड देखते हैं दिखते हैं। अभी देखो मैं इसको एक्सपांड करके दिखाऊंगा कि कोई इस ये मतलब मुझे लगता है कि पोएट्री कंडेंस म्यूजिक होती है। पोएट्री को फैला दो तो वो हमेशा म्यूजिकल फॉर्म में निकलता है। जैसे कि स्वसतीना हिनादारो वेदो रशावाः स्वसतीना पूषा विश्ववेदाः स्वसतीना ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वसतीनो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह का कुछ बात है। खैर मुझे लगता है कि काफी देर हो गई, मैं रुकता हूँ। एक आप चाहें तो जावेद अख्तर की साहब की एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं मतलब वो सही व्यक्तित्व की तलाश वहाँ से ढूंढता हूँ। उन्होंने कैफी आदमी साहब के लिए, अभी मैंने कैफी आदमी साहब का आपको सुना है, वहाँ से तो मतलब औरतें नहीं चलती, वहाँ पे राम जी बहुत सारा हर बहुत भयानक काम है जो बोल के कोई नहीं देखेगा अगर हम उनको नहीं सुनाएंगे। ये नए बच्चे हैं ना 22-23 साल के, उनको आप जब तक बैठ के नहीं सुनाएंगे तो उनको अच्छी लगेगी। बच्चे खेलने लग जाते हैं लेकिन उनको सुनानी पड़ेगी। खैर मैं अजीब आदमी को सुनाऊंगा। अजीब आदमी ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं क्यों अजीब आदमी था, मोहब्बतों का गीत बगावतों का राग। अजीब आदमी था, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था। कभी वो सिर्फ कभी वो सिर्फ अजीब। वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं, वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं। वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सिर पे जो सोने के ताज हैं कभी तो जल नहीं सकते। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ। सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। वो हवाओं से ये कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूंगा, ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूंगा मैं। वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हमसफर हूँ, तेरे साथ ही चलूंगा मैं। तू चाहे जितनी दूर बना ले अपनी मंजिल कभी नहीं रुकूंगा। वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा। तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद लेके आऊंगा। वो जिंदगी के सारे गम हर एक दुख हर सितम से कहता था कि तुमसे जीत जाऊंगा। वो जिंदगी के सारे गम हर एक दुख हर सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा। कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज आदमी, भुला ही देगा ये जहां। मेरी अलग था, मेरी अलग है दास्तां। वो आंखें जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल है जिनमें धड़कनें, वो बाजू जिनमें है सफर, वो होठ जिन पे हद है। रहूंगा उनके दरमियान जब मैं और मैं बीत जाऊंगा। अजीब बात। साहब ऐसा मैं बस जाते जाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे अहमदाबाद जाना है, म्यूजियम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मतलब उनसे भी ऐसी बात हुई, तो आप जो भी सहयोग करना चाहें जिस भी तरह से इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में और कोई काम नहीं और मेरा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक मैंने कभी कविता लिखी थी, बहुत दिन से मैं ऐसी हालत में हूँ, मैं निमाड़ी में कोशिश कर रहा था मालूम है कि बहुत दिन से मैं ऐसी हालत में हूँ कि आज हूँ कल नहीं हूँ। बहुत दिन से मैं ऐसी हालत में हूँ कि आज हूँ कल नहीं हूँ। अभी था अब नहीं रहा, कब ऐसे था हो गया। लेकिन फिर भी अपन ने अपने नसीब को कोसा नहीं है। वो क्या है कि अपना भरोसा नहीं है, अपना मोहल्ला इतने के लिए बदनाम है। अपन मौत से कह देते हैं तो अभी कहाँ। तो लगभग वैसे ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मजा है। मतलब आज ना अब देख रहे हैं मेरी आवाज बदलते हुए देखी होगी आप लोगों ने। मैं अपने अंदर वो परिवर्तन महसूस कर पाया जैसे इस कविता की। तो और भी बहुत सारी कविताएं, मैं एक बिटिया को की और अगर आप पढ़ना चाहें, जिसने नहीं पढ़ी हो प्लीज पढ़िए। बहुत पैट्रियार्की पे इतना डायरेक्ट अटैक, पैट्रियार्की और मनुवाद को तो मतलब मशीन गन चलाइए पैट्रियार्की और मनुवाद उस पे, और इतना जघन्य इतना खतरनाक सीन वो सब दिखाता है सामने। बहुत 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 खतरनाक, बहुत। वो लगभग शव हो चुके इसकी देह पर तांडव कर रहा है, पर वह शिव नहीं है। उसकी तांडव मुद्रा
ऊर्ध्वाकार ना होकर क्षैतिज है। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। खैर मैं रुकता हूँ। खैर चलिए आप देखिए। जावेद साहब का एक उनकी गजल है, उन्होंने सभी बहन अच्छा लगा और सच लगता है कि जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पे नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पे नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द शहरों पर गुब्बारे कम से कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो ठीक करते हैं, मेरे ख्याल से धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत अंदर से आत्मा से खुशी निकल रही है कि मैंने बहुत सारा सुनाया और बहुत दिल से सुनाया और आप लोगों ने सुना। मतलब पहले बीच में हैरान था पर बहुत हाँ मुझे मैं समझ रहा हूँ कि आप थिएटर टीचर हैं रुपेश भाई के। हाँ बस वही कोशिश करिए। मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैंने ऐसा लगता है कि मेरा बचपन से बहुत अकेला रहा। इस इलाके में रहते थे जहाँ वाले बाहर वाले हम बचपन से खेल बनाते हैं। जैसे 3 का मान लो निशाना करके मारा था, 5 शॉट मेरे थे, 5 शॉट पहला वाला बहुत ऐसे खेलता रहा और मुझे कभी तो बहुत अच्छा खेल